एग्जाम पास होने के लिए क्या जरूरी है? प्रॉपर स्ट्रेटजी। और प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉपर स्ट्रेटजी? यू हैव टू हैव ए प्रॉपर प्लान। इफ यू हैव गॉट ए प्लान, एनी बिग थिंग कैन बी broken into smaller steps and you can achieve. और this exam is also test of patience. धैर्य का भी एग्जाम है। And many people underestimate the role of patience in life. जबकि इथिक्स में और धर्म में righteous conduct first important trait and most important trait according to which patience. धर्म का पहला लक्षण है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म मतलब राइटियस कंडक्ट, वे टू लिव ए गुड लाइफ। इथिक्स का पेपर भी है ना, तो उसमें सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट क्या है? हार्ड वर्क, स्मार्टनेस, नॉलेज नहीं, पैसेंस। सो दिस एग्जाम इज पास्ड इफ यू हैव गॉट पैसेंस। गुड। सो आई एम वेलकमिंग शैलेश माचरा। 13 रैंक, अच्छा मेरे तो 5 को 13 रैंक इज गुड। 5th रैंक जियो केमिस्ट, 5th रैंक इन जियो केमिस्ट। तो आपके बहुत काम किया। हाँ, तो एक देखो 3 अचीवमेंट है, हैट्रिक है इनके पास। फर्स्ट रैंक इन CSIR नेट। तो अगर कोई CSIR नेट MSc किया होगा तो उसके लिए भी गाइडेंस दे सकते हैं। फिर जियो केमिस्ट के एग्जाम में भी 5th रैंक है, तो जियो केमिस्ट में भी अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में 13th रैंक है। निसंदेह अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की रैंक बहुत अच्छी मायने रखती है आपके लिए, ये ध्यान रखना। बड़ी बात बता के जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत देर नहीं रहूँगा यहाँ पर, कॉपी चेक कर रहा हूँ बैठ के। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ होता है बाकी से कम 10 मार्क्स ज़्यादा होता है, कम से कम 10 नंबर ज़्यादा होता है। तो जो IFS का एग्जाम पास करता है, और आपकी फाइट कहाँ है? आपकी नहीं, साइंस ऑप्शनल्स के स्टूडेंट की फाइट कहाँ है? प्रीलिम्स में। पहली फाइट आपके लिए बड़ा भारी बैरियर क्या है? प्री, क्योंकि यू हैव नेवर बीन जज्ड फॉर एनी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। कहीं आपने कभी अपने स्कूल में, कॉलेज में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, और पहली बार आपको GS का पेपर देना है। वो सिर्फ उसी पेपर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा कि आपको मेंस देने का चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करेक्ट? तो इनका सदुपयोग क्या है? केमिस्ट्री के बारे में तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं, सभी बहुत बार बताते रहते हैं। आप इनसे बीच बीच में थोड़ी देर इनका इनपुट प्रीलिम्स के बारे में खास तौर पर ले लीजिएगा क्योंकि ये अचीवमेंट है। ये मतलब आपके लिए बड़ी बात है कि मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक आई है एंड ही मस्ट हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन prelims. So take his inputs and that is my personal request to guide my students regarding prelims also little bit कि how to clear। मतलब कोई आपके पास जो स्पेशल टिप हो कि प्रीलिम्स में कैसे 5-10 क्वेश्चनों का फेर हो सकता है, एंड वी विल वेलकमिंग दैट। गुड, थैंक यू। तो आप सुनेंगे आज का शो इनका ही है, बीच बीच में सर भी अपने इनपुट देते रहेंगे और सर भी नहीं केवल स्टार्टिंग। हाँ बस जैसा मेरा सबसे स्टार्टिंग, उसके बाद सर का 2 मिनट का 2-5 मिनट सर जो बोलना चाहिए, और उसके बाद आज इनका ही दिन है। तो आप इनका फायदा उठाने के लिए क्या क्या बताया मैंने, इनके लिए क्या क्या पूछना है आपको? इनसे प्रीलिम्स के बारे में पूछना है, जियो केमिस्ट और CSIR नेट के बारे में मिनिमम पूछेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा फोकस जो है यहाँ पर जियो केमिस्ट और IAS के एग्जाम के ऊपर है। गुड, थैंक यू। अगर आप 1-2 बार में पास नहीं हो पाते तो उतना ही जल्दी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक, उतना ही जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमको ये चित्तौड़गढ़ याद है 6 महीने में 96 रैंक ले आया था, बट जब हम बोले थे कि स्टूडेंट को गाइड करो तो कहा था सर ईमानदारी से हम कुछ भी गाइड नहीं कर सकते, हम 2 वर्ड भी बोल नहीं सकते क्योंकि हमको खुद नहीं पता सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता गया। तो बट आपको हम 4 ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने का आपको हम प्रॉमिस किए थे। ठीक, शैलेश माचरा BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देयर आफ्टर MSc केमिस्ट्री। इस पे हमने डाटा भी था, इस पे शायद याद हो तो हम डाटे भी थे कि अब MSc करके टाइम बर्बाद कर रहे हो। बट आफ्टर डैट MSc केमिस्ट्री, और MSc केमिस्ट्री सिर्फ टाइम का बर्बादी नहीं हुआ, MSc केमिस्ट्री को ये प्रूफ किए कि हम गलत थे। MSc केमिस्ट्री करने के बाद CSIR नेट जो MSc का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, लोग 5 बार में 7 बार में पास करते हैं, उस लोग इसी का तैयारी 5 साल तक करते रहते हैं। उसमें 1 बार में टॉप फर्स्ट रैंक 2020 जून में, जिसका एग्जाम हुआ था जनवरी में। फिर जियो केमिस्ट एग्जाम 5th रैंक, और जियो केमिस्ट एग्जामिनेशन में 5th रैंक इनका रिजल्ट देखते ही
हम समझ गए थे कि अब इनका IAS हो जाएगा, अब इनका हो जाएगा, क्योंकि हमारे कोई भी जियो केमिस्ट के स्टूडेंट जो हैं वो अब जियो केमिस्ट के जॉब में नहीं है। जैसे ही जियो केमिस्ट में होता है उसके बाद सिविल सर्विसेज में हो जाता है। और जैसा कि उम्मीद था कि 3-4 महीने के बाद ही IFOS का रिजल्ट आ गया 13th। तो एक लंबा जर्नी, जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि पेशेंस रखना जरूरी होता है। हम पेशेंस लूज करके इमीडिएट डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक बार में नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो गए, तो सेकेंड बार में तो पक्का ही नहीं होगा, फिर थर्ड बार में रिकवर करते हैं, और फोर्थ बार में जो है वो फिर वैसे ही ख़त्म हो जाता। तो हमको मोटिवेशन हमेशा हाई रखना है, और उसके लिए जब आप शैलेश माचरा से आप मिलिए, हमारे ख्याल से 8 मेंस दिए हैं, हाँ ना 8 मेंस और 4 इंटरव्यू, 5 इंटरव्यू दिए, और आखिरकार 13th रैंक IFOS में आया है, और अगले साल IAS में हो जाएगा, ये भी तय। ठीक, तो अब आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो 2 घंटे रोज ही लेते हैं समय। तो अब शैलेश माचरा आए और आप। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा, पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी? पक्का? तो 2 ही वर्ड्स में सबसे बड़ी थी, जो समरी जो थी वो सर ने पहले ही बता दिया था, वाजपेयी सर ने आते ही, तो मेरे को बोलने के लिए ज़्यादा बचा नहीं था। पहला था गाइडेंस और दूसरा था पेशेंस। अगर ये दोनों चीज़ें अगर होगी आपके पास में तो वही है। अगर आप कभी रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपको ये पता हो कि रोड किस तरफ जाएगी, अगर आप गलत रास्ते में जा रखे तो आप सही जगह जा नहीं सकते हो। तो अगर आपको पता हो कि यही सही रास्ता है और उस पर अगर आप चलते रहेंगे तो कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी। जैसे खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी थी, तो रुक गया था जो खरगोश, कछुआ धीरे धीरे चलता गया था, तो कभी ना कभी तो फिनिशिंग लाइन आएगी। हो सकता है किसी वक्त गाड़ी होगी जल्दी पहुँच जाएगा, किसी वक्त गाड़ी होगी पहले अटैम्प्ट में पहुँच जाएगा, कोई मेरे तरह कछुए की तरफ निकलेगा तो छठे अटैम्प्ट तक पहुँच जाएगा। तो 2 ही चीज़ है सबसे बड़ी चीज़। एक तो कि गाइडेंस, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ कर रहे हो वो एक्चुअल में यूज़ आएगी या नहीं आएगी एग्ज़ाम में। बहुत सारी ऐसी बुक्स बच्चे पढ़ते हैं कि जिसका कहीं यूज़ ही नहीं है प्री में, मेंस में, या फिर कोई नॉलेज होगी या कोई फन फैक्ट अच्छा लगता है वो पढ़ लेते हैं, तो यूज़ कहाँ करेंगे प्री में, मेंस में, कहीं नहीं। तो होगा कि दिमाग की तो अपनी कैपेसिटी लिमिटेड है ना। जब अगर अपन इस टाइप के फन फैक्ट्स या फिर कोई भी ऐसी नॉलेज से अगर अपने भरते हैं दिमाग को, तो क्या होगा कि जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है ना एग्ज़ाम में, या जिससे एग्ज़ाम क्लियर होगा, वो हम याद नहीं रख पाएंगे। और याद भी कर लिया तो बहुत सारे फैक्ट हो पाएंगे अपने दिमाग में एक साथ, तो अपन उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे। और जब एग्ज़ाम में अपने को रिप्रोड्यूस करने की बारी आएगी तो सारे के सारे एक साथ तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को तो वही था कि गाइडेंस एक प्रॉपर बहुत ज़रूरी है, कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चीज़ सही है या गलत है। और वंस अगर तुम्हें किसी ने कह दिया कि चीज़ सही है नहीं, उसके बाद एक फेथ होना चाहिए कि ठीक है, इससे ऊपर नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 20% जो सिलेबस होगा ना, उससे 80% क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और जो 20% जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो, उसके लिए मैं कह रहा हूँ 80% बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अब आपके हाथ में है कि आप 20% बुक्स है या जो 20% कोर्स है उसको 5 बार अच्छे से रिवाइज़ करो। अगर आप 5 बार अच्छे से रिवाइज़ करोगे तो क्या होगा, दिमाग में आप बार बार एक ही चीज़ को बार बार भेजोगे तो कभी ना कभी बैठ जाएगी। जैसे केमिस्ट्री शुरू में कोई ऐसा टॉपिक, जैसे मेरे को स्पेक्ट्रो का ऐसा लगता था इतने सारे फॉर्मूले हैं, या IR की वैल्यूज़ कैसे याद होगी, 10-12 बार सिर्फ गो थ्रू किया उनको ऊपर से। अब अगर मुझे याद भी नहीं हो, मतलब बहुत पहले कभी पढ़ी होगी स्पेक्ट्रो, लास्ट शायद फॉरेस्ट का मीन्स दिया था, बट मेरे को ये याद है कि ये वैल्यूज़ होगी। मैं क्वेश्चन भी देखता हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे को ये ध्यान आता है कि अच्छा ये वैल्यूज़ इसके साथ में है। हुआ क्या था कि मैंने बार बार उसको रिवाइज़ करता गया था। अब होगा कि आप एक से ज़्यादा सोर्सेज या कई सारी बुक्स है, खासकर जैसे ऑर्गेनिक की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि सबका केमिस्ट्री ऑप्शनल है यहाँ पे। अब केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी इशू यही होगा कि कोई भी एक बुक, या मैं कह रहा हूँ 4 बुक भी लेके तुम रख लो, तुम अगर पूरा पेपर उससे सॉल्व कर सको तो बता देना। पिछले 4 साल की पेपर लो, हर बार एक अलग अलग क्वेश्चन है, बट होगा क्या, जैसे एक कोई भी अगर जैसे सबसे सही चीज़ जो मुझे तो लगी थी ना, वो था कि सर के नोट्स थे। अगर टॉपिक अगर एग्जाम में दिया हुआ है, सर के नोट्स उससे अवेलेबल है, तो मैंने कभी दूसरी सोर्स से देखा नहीं था। क्वेश्चंस भी वो प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के पीछे भी नहीं भागना है। अब होगा कि अगर क्वेश्चन जो एग्जिटिव आ रखा है वो तुम्हें दिमाग में वहाँ पे क्लिक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्लिक नहीं करती। जैसे 2016 का मेरा मेंस की एक स्टोरी बताता हूँ मैं, उसमें एक क्वेश्चन आई थी, वो ग्रिस्लोर की एक नेम्ड रिएक्शन है, मैं भूल गया हूँ नाम उसका, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं वो PHNO2 भी होता है एज ए रिएक्शन टेंट। तो उसने क्वेश्चन में किया क्या था कि उसने एक यहाँ पे लिख दिया A प्लस
जो यहाँ की जैसे एक्चुअल में रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि कुछ मेरे ख्याल से ये उसका रिएक्टेंट होता है ग्लिसरॉल और साथ में कुछ ना कुछ उसका रिएक्टेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट को लिख देंगे स्क्रब सिंथेसिस। स्क्रब सिंथेसिस। हाँ, अब क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे तो लिख दिया ए, प्लस उसने जो यहाँ पे जो कैटलिस्ट थे ना उसने यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, इसको एक्स लिख दिया, कहा कि फाइंड द प्रोडक्ट। अब मैं जितने भी जो दोस्त थे ना मेरे, जो आसपास के कई सारे लोग भी थे जो काफ़ी साल तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ये चीज़ देखी कि कैटलिस्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि उनका नज़र इस पे गई थी कि नाइट्रोबेंजीन है, कि इस हिसाब से कैसे है। तो मैंने ये चीज़ देखा कि नाइट्रोबेंजीन मैंने कब पढ़ी थी, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं थी, कम कम थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये याद थी कि नाइट्रोबेंजीन का एक बहुत ज़्यादा रोल था स्क्रब सिंथेसिस के अंदर। फिर मैंने देखा कि स्क्रब सिंथेसिस में एक ये चीज़ है और ए पहले से दे रखा है, ए के साथ में उसमें स्क्रब सिंथेसिस में क्या चाहिए होता है, ग्लिसरॉल चाहिए होता है, ग्लिसरॉल दिया हुआ नहीं है, बट मैंने देखा यहाँ पे एक्स भी तो नहीं दिया हुआ कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ क्लिक कर गई थी। जो सबसे बड़ी जो चीज़ होगी ना, अगर आपने कम चीज़ें पढ़ी होगी ना तो आपके दिमाग में क्लिक बहुत जल्दी करेगी। अगर बहुत सारी चीज़ें होगी तो आपको उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। रिवाइज ज़्यादा कर रखा था, कारण क्या था, मैंने बहुत बार रिवाइज किया था, मैंने इतनी बार रिवाइज किया था, मेरे दिमाग में बैठ चुका था कि जहाँ पे अगर नाइट्रोबेंजीन दिखेगी एक बार ग्लिसरॉल दिखना चाहिए मुझे कहीं ना कहीं, आगे मैं आंसर निकाल दूंगा। वहाँ पे क्वेश्चन मेरे को दिखा कब था कि जब मैंने बहुत बार रिवाइज किया होता। अब तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम 20% बुक्स को पढ़ के 80% क्वेश्चन पे पेपर पे फोकस करो, या तुम 100% बुक को फोकस करके उनको एक बार ही पूरा पढ़ पाओ और ढंग से वो पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओ। जैसे मैं ये कि बहुत छोटा सा अगर प्री की बात करें, अगर 20% अगर 80% क्वेश्चन को मैं 80% एफिशिएंसी से कर रहा हूँ तो 64 क्वेश्चन हो रहे हैं। और वही चीज़ अगर मैं 100 के 100 क्वेश्चन अगर मैं 50% प्रोबेबिलिटी से भी कर रहा हूँ तो 50 सही है सिर्फ। तो जो चीज़ें हैं सोर्सेज को लिमिटेड रखो, बी इट ऑप्शनल, बी इट प्री या बी इट मेंस। सबसे बड़ी चीज़ वही है, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन करने ही पड़ेंगे। और फेथ है सबसे बड़ा चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस किताब से जैसे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहे हैं उससे होंगे। सेकंड, उससे फेथ रखना है। फेथ कैसे रखना है कि इससे बाहर आएगा तो मेरे से नहीं हो तो किसी से भी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन जो है नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या हो गया, तो मेरे को नहीं आएगा तो बाकियों को कैसे आ जाएगा, बुक तो वही पढ़ रहे हैं। और 20% क्वेश्चन देगा ही देगा, प्री के अंदर 20% ऐसे क्वेश्चन देगा कि मैं कह रहा हूँ अगर वो 20 के 20 अगर किसी के सही हो ना तो यूपीएससी को जांच कमेटी बैठानी चाहिए कि इसके सही कैसे हो गए सारे के सारे। क्योंकि जो पेपर बनाया था उसने भी हिसाब से बनाया था कि गलती कराने के लिए करा था। एक आधा मान लो तुक्का मारते, 10 भी तुक्के मार सकते हैं, 20 के 20 सही है तो उसको पक्का पेपर पहले पता था, वरना हो ही नहीं सकते थे वो। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ होते हैं। और जो पेपर के बाहर बैठा होता है, देखो 20 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, वो बाहर टिकेगा, वो बहुत ईजी पेपर था, मेरे तो 20 सवाल सही हो गए। और जो अंदर बैठा होगा वो क्या ढूंढेगा, जिसका यहाँ पे प्री नहीं होगा, वो 20 ऐसे सवाल ढूंढेगा कि जो किसी से सही हो ही नहीं सकते थे। वो बाहर आके इसी चीज़ पे फोकस करेगा, लेकिन अपने को फोकस बीच वाले 60 पे ही करना है। अगर हमने उन 80 क्वेश्चंस को कवर, और वो 60 क्वेश्चन ज़्यादा सही कैसे होंगे अगर अपने सही सोर्स है और उसको बार बार रिवाइज़ कर रखा है। और बार बार रिवाइज़ करने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, पढ़ी हुई चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो अपन पेशेंस लूज़ करते हैं। कोई ऐसा है जिसने एक या 2 अटैम्प्ट दे रखे हैं यहाँ पे, एक या 2 अटैम्प्ट के बाद में चीज़ें लगभग याद हो जाती हैं। मेरे ख्याल से 2 अटैम्प्ट अगर सीरियसली देते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो तीसरे अटैम्प्ट से जो दिक्कत आती है वो आती है कि जो चीज़ पढ़ रखी है उसको वापस पढ़ना, उसको उतना ही टाइम देना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उतनी ही तैयारी मांगती है। अगर मैं 2 महीने पढ़ाई छोड़ दूंगा ना तो मुझे उतने ही एफर्ट्स मारने पड़ेंगे जितने मैंने पहली बार से एफर्ट्स मारे थे। एक तो छोड़नी नहीं होती है बीच में, जहाँ पे छोड़ोगे तो वहीं से आपको ज़ीरो से वापस शुरू करनी पड़ेगी चीज़ें। 2 महीने अगर मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा एकदम 10 घंटे भी पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, 2 महीने अगर आपने, मैं कह रहा हूँ 10 दिन भी अगर बीच में छोड़ दिया ना तैयारी, तो आप 1 महीने वापस पीछे चले जाओगे। 1 हफ्ता कहीं घूम के आता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ 10 दिन का है मेरा प्लान, क्योंकि जब 3 या 4 दिन आऊँगा तो उसके हैंगओवर से निकलने में लग जाएंगे। मेरा दिमाग अभी भी वहीं पे ही होगा जहाँ भी जाके आऊँगा वहाँ पे। तो कंटिन्यूटी जो है वो पेशेंस एकदम रखना है। जैसे मेरा भी अगर बात करूँ तो हर बार जब जैसे सिविल्स का मेंस होता ही था, कई बार बीच में फॉरेस्ट का मेंस भी था। फॉरेस्ट का जब मेंस होता था तो इंटरव्यू कॉल आ जाता था। सिविल्स का भी जब देता था मेंस तो कई बार ऐसा होता था, जैसे 2018 था तो उस टाइम पे सिविल्स का इंटरव्यू कॉल आया, फिर फॉरेस्ट का भी आया, दोनों में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उस टाइम पे भी एक बार ऐसा था कि ठीक है 50 दिन बाद अगला प्री भी है और लगातार 2 सेटबैक्स मिल चुके हैं, पहले 2 महीने पहले एक बाद में। बट फिर ऐसा था कि ठीक है जो हो गया, अब आगे क्या कर सकता हूँ, कुछ गलतियाँ करी है, ठीक है उनसे सुधारना है, और जो चीज़ें लगा कि सही है तो उनको आगे कंटिन्यू रखना है। खुद से बस ये क्वेश्चन पूछना है कि ठीक है मैंने अपना 100% दिया क्या, तो उसका अगर है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 100% दिया, नहीं हुआ तो मेरे हाथ में था नहीं। और इनकेस अगर 100% नहीं दिया तो फिर तो दुखी होने का वैसे मतलब नहीं है। अगली बार वैसे 100% दे देंगे। जब हमें खुद को ही पता है कि 100% नहीं दे पाए तो कुछ कमियाँ तो है ही, और अगर 100% भी दे पाए तो कुछ गलतियाँ तो रही होगी, उन गलतियों पर काम करना है।
जो हर बार जो मुझे है ना कि जैसे अभी भी अगर मेरे पास में अगर सिविल्स का पेपर मिलता है तो मुझे ये पता होगा 2 या 4 चीज़ें होंगी कि यार इन पे काम करेंगे अगले साल। कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। जैसे पेपर में जब मार्कशीट देखता हूँ तो उसमें एक ना एक पेपर ऐसा होगा ही होगा जो मुझे समझ नहीं आता कि इतने कब कैसे हो गए। जैसे फॉरेस्ट का 3 बार पेपर दिया था, तीनों बार मैंने इंग्लिश की ज़्यादा तैयारी करी है और तीनों बार मेरे नंबर गिरे हैं। तीनों बार मुझे लगता था कि पिछली बार से 20-30 नंबर ज़्यादा आएंगे और हर बार 10-10 नंबर गिरते गए हैं। तो वो मेरे को ये भी नहीं समझ में आता कि क्या गलती कर रहा था। तो ठीक है, बट बात क्या होती है, अगर एक चीज़ ऐसी होगी जिसको आपको समझ नहीं आएगी तो ऐसी 3 या 4 चीज़ें होंगी जिसमें आप वर्क कर सकते हो। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ थी कि मैंने ये चीज़ देखी थी कि जैसे फॉरेस्ट की बात करूँ तो मेरे को था कि फॉरेस्ट्री के पेपर 2 में मेरे हर बार नंबर कम आ रहे थे। 2 बार दिया, दोनों बार 90s में थे। पहली बार को 96 से, अगली बार 90 था। तो मैंने देखा कि यार कम क्यों आ रहे हैं बार बार मेरे। मैंने चीज़ देखी कि सवाल उसके बहुत ज़्यादा टेक्निकल आते हैं और मैं थोड़ा जर्नलिस्टिक आंसर लेने की कोशिश करता हूँ। तो इस बार मैंने फोकस उस पर बहुत सही से किया और इस बार सब लोगों की शायद पेपर 1 में ज़्यादा है, पेपर 2 में कम थे, बट मेरे पेपर 2 में ज़्यादा थे। मतलब 124 था और दैट इज़ एक डिसेंट स्कोर था। तो गलतियाँ जो आपको लगती है पकड़ने की कोशिश करो। और ऐसा होगा बहुत मुश्किल होगी। देखो सबसे बड़ी जो मुश्किल चीज़ होती है खुद की गलती मारना होता है। इतनी मेहनत करके किसी को अपनी पूरी लाइफ देना या मतलब अपने एटलीस्ट 1-2 साल दे दिए हैं जिसके अपने जो अपने बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ लाइफ थे, तो उसके बाद में ये मानना कि इस एग्ज़ाम की इस तैयारी करते टाइम मैंने कुछ गलतियाँ की हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है खुद के लिए मानना। बट एट दी एंड इसे कोई एक्सेप्ट करना होगा और उसका जो एक कह सकते हैं बैगेज था ना कि चीज़ पहले गलत हो चुकी है उसको छोड़ देना है। आगे ये करना है कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी चीज़ पे ही है। और सबसे ज़्यादा उसमें काम आता है पॉजिटिव एटीट्यूड में होता है कि अपने आसपास अच्छे लोग कब होंगे कि जब अपन उनसे भी अच्छे से बात करेंगे। घर पे जाएंगे, घर वालों के पर देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, पढ़ते हैं ना तो दिमाग सबसे ज़्यादा मेंटली मतलब टायर्ड होता है। जाते हैं कोई ना कोई अपने आसपास अगर रूममेट बैठा होगा तो उससे, कोई घर पे बैठा होगा तो मम्मी पापा से पहले क्या करेंगे, झगड़ने की कोशिश करते हैं। 1 दिन सहेंगे, 2 दिन सहेंगे, 4 दिन सहेंगे, ये 2 साल तक 1 साल तक नहीं होगा। कभी ना कभी कुछ बोल देंगे और 2-3 घंटे उसमें अपना दिमाग चला गया। तो मैं तो क्या करता था, जब मेरा मूड सही होता था मम्मी कुछ कहती भी थी तो मैं उनको समझा देता, मम्मी देखो ये चीज़ है, थोड़ा सा मतलब कह भी दूँ तो मान लेना और तो क्या करोगे। और वो होता भी था। मैं आता था शाम को अगर घर पे, जैसे प्री की तैयारी मैंने घर से ही करता था, तो सुबह से जब शाम को आता था मम्मी को ही पता चल जाता था ये आदमी कितना पढ़ के आया है और किस हिसाब से इसको कितनी बात करनी है आज। जब मूड सही होता था तब 2-4 दिन पुरानी बातें भी एक साथ बता देती थी। जब ख़राब होता था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे फ्रेंड्स की भी बात करूँ तो बहुत सब मतलब मोटिवेटिंग थे, पेरेंट्स भी सपोर्टिंग थे। बट कहीं ना कहीं वो भी होता है कि आपको भी एफर्ट्स मारने, ऐसा नहीं होगा कि आप अगर उनसे सोचो कि एक बार लड़ लिए तो कभी ना कभी वैसे ही होगा कि वो होता है ना फिजिक्स का जो 3rd लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो वैसे है। और कभी थोड़ा सा सबसे बड़ी जो चीज़ आती है पेशेंस में ना, वो यही आती है कि आपको हमेशा क्वेश्चन जब ये कंपेयर करते हो दूसरे से, जैसे इस तैयारी का मैं कहता हूँ कभी भी ये सोच के शुरू नहीं करनी कि इसका तो पहले इसका तो हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, या इसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। ये हर कोई एक अपनी अलग जंग चल रही है। आपको जो ट्रैक मिला है एकदम अलग मिला है। किसी को 100 मीटर का ट्रैक है, किसी के पास में 200 मीटर का ट्रैक है, किसी के पास 800 मीटर का है। पर आपको ये भी नहीं पता कि आपको 100 मीटर पे रेस ख़त्म करनी है, 200 पे करनी है, 800 पे करनी है। तो आपको अपने ट्रैक पे चलना है, जब आप होगा लास्ट में आप पहुँच जाएंगे अपने। कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी। दूसरी है हार्डवर्क अलग है, स्मार्ट वर्क, कोई भी चीज़ हो, इंटेलिजेंस हो गया, पेशेंस कुछ भी हो गया, सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है ना वो है पेशेंस इसमें। क्योंकि अगर 1 साल की भी अगर मैं ये मान के चलता हूँ 1 साल तैयारी में है, फिर पूरा प्रोसेस और होता है लगभग 1 साल का, तो लगभग 1.5 से 2 साल आपका अगर आपका पहले अटैम्प्ट में भी हो रहा है तब भी आपको लग जाएगा। तो 1.5 से 2 साल तक अगर आपको उस मोटिवेशन के साथ में बने रहना बहुत मुश्किल है। और वही जब इतनी अनसर्टनिटीज़ हैं, आपको चीज़ पड़ी है, कभी आपके मॉक टेस्ट हो गए तो अच्छे नंबर हर बार नहीं आएंगे, हर बार छोड़ो 90% नहीं आएंगे। जब मैंने पेपर दिया था अपना तो मेरे अराउंड 70 to 95 के आसपास नंबर आए थे। विजन वाले जो पेपर्स होते थे उसमें एक पेपर में या कोई 2 पेपर में मैंने 100 क्रॉस किए थे और उसमें मेरे को ऐसा लगा था इस पेपर में तो कितना ही ज़्यादा नंबर आए होंगे। मेरे नंबर काउंट के तो 100 ही हुए हैं कुछ। बट उस टाइम पे जब बैठा था तो मैं एग्ज़ाम ही सोच के गया था कि होने के लिए अपने पास में कुछ नहीं है। अगर मैं पेपर को पास नहीं भी करता हूँ तो मेरे को 1 साल तक तो रुकना ही रुकना है, तो कम से कम जाके ही करें। पेपर में जो टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करें, 2 घंटे को उसको देते हैं, बाद में देखेंगे नहीं भी होगा तो। और उस टाइम पे मतलब जो था मेरा अराउंड 120+ स्कोर था समथिंग, और फॉरेस्ट उस टाइम पे क्लियर नहीं हुआ था, कुछ 1 सवाल से रुक गया था। लेकिन वो था कि अगर मैं पहले से सोच के रखता कि यार इतने 120 तो मेरे आए ही नहीं कभी, ये तो आ ही नहीं सकते मेरे, तो वो भी नहीं आ पाते जो मेरे आए थे। तो जो माइंडसेट लेके चलना है वो एकदम उस हिसाब से चलना है कि अब जो पेपर के अंदर है कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है, तैयारी का भी है। जब मैंने पहले भी अटैम्प्ट किया था तो मैंने मार्च तक 15 मार्च के आसपास था, तब तक ठीक ठाक तैयारी चल रही थी और मेंस की कर रहा था।
उस टाइम पे 7 अगस्त को था प्रीलिम्स। फिर थोड़ा कॉलेज के और हॉस्टल के थोड़ा फेयरवेल थे, तो थोड़ा पढ़ाई गिरी जाती है, कितना ही कुछ करो चाहे। फिर जैसे ही सब चीज़ें ख़त्म हुई तो मैं अपने फ्लैट पे शिफ्ट हुआ, तो 31 मई आ चुकी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पास में 4.5 महीने, और मुझे लगता है कि 2 ही महीने बचे हैं। तो एक तो वो एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि यार इतना कम टाइम है, होगी नहीं होगी चीज़ें। तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने खुद को ये सोचा था कि ठीक है, अगर होगा तो 2 महीने में हो जाएगा, नहीं तो 1 साल तो अपने पास में नहीं हुआ ही है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, अगले साल तो वैसे भी रखना है, तो 2 महीने अगर जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, नहीं होगा तो अपने उस खोने के लिए कुछ है नहीं। तब वही चीज़ लेके चला था हमेशा, और उसी चीज़ ने अपने को मोटिवेशन देता है कि जब आप चीज़ देखते हो, आप पहले देखोगे ना तो पहाड़ बहुत बड़ा होगा। जब आप एक एक करके कम करते रहोगे ना, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको खुद से 1% भी अगर इम्प्रूव करते हो तो शायद वो पढ़ा ही होगा हर किसी ने। जब अपन देखते हैं 1.01 को अगर अपन 365 से अगर मतलब की पावर लगा देते हैं, तो ये शायद कितना हो जाता है 37 के आसपास। अगर आप खुद को 1 साल अगर 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो ना, 1% तो मैं कह रहा हूँ 1 वीक में भी इम्प्रूव करो तब भी काफ़ी है। तो छोटे छोटे हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स की जो वैल्यू है, या जो छोटे छोटे एफर्ट्स है ना, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, उसी को ध्यान रखना है। और पेशेंस कब आती है, नहीं अब खो देते हैं जब हम देखते हैं बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है, हम ये नहीं सोचते कि एक छोटा सा एफर्ट मारने की कोशिश करते हैं। और लड़ाई सबकी इंडिविजुअल है, अपने को नहीं पता कि हमारे पास में 100 मीटर की रेस है, ट्रैक है हमारा, हमारे को उस ट्रैक पे दौड़ना है। अगर दौड़ा जाता है तो ठीक है, नहीं दौड़ते तो अगला फिर आ जाएगा। 100 मीटर रेस नहीं होगी तो 200 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो 100 मीटर बहुत ज़ोर से भागे हैं वो थक जाएंगे, तब उनको ओवरटेक कर लेंगे। जो 200 मीटर में नहीं हो तो 300 मीटर में, 400 में। तो वही चीज़ है, कभी ना कभी अगर हम ये मेंटेन करके चलेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीड से या हमें चलते रहना है, तो कभी ना कभी वो ख़त्म होगा ट्रैक। और कोई पर्टिकुलर डाउट है जिस पर कोई चाहे कि मैं बोलना चाहूँ? जीएस का देखिए, एक तो कुछ बेसिक बुक्स होगी, मेरा मानना है कि उनको पढ़ने की ज़रूरत इस कारण से भी है क्योंकि पेपर जो है ना एक रिलेटिव है। अगर 200 में से 200 नंबर अपने को लाने भी नहीं है, मुझे ये कोशिश करनी। जैसे एक छोटी सी एक स्टोरी थी कि 2 दोस्त थे, वो जंगल में गुम हो गए थे। तो इतने में क्या हुआ, एक दोस्त हो देखते आगे से सामने से एक शेर आ गया, तो दूसरा क्या करता है, जल्दी से बैग में से अपने शूज़ निकालता है। तो दूसरा बोलता है कि तू शूज़ क्यों निकाल रहा है, वो तो तेज़ भागने के लिए। तो दिमाग ख़राब है, तो शेर से तेज़ भाग लेगा क्या? तो शेर से तेज़ भागना ही नहीं है मुझे तो तेरे से तेज़ भागना है। तो प्री जो है वो दैट इज़ अ रिलेटिव गेम। अगर तेज़ सबसे, मेरे को 200 नंबर लाने ही नहीं है, मेरे को बस इतने से नंबर लेके आने हैं कि जो मेरे बाकी लोग जो, या फिर जो मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं ना, वो जो सवाल गलत कर रहे हैं उनको सही कर दूँ। नहीं, आगे बैठ जाओ। तो जो बाकी लोग गलत कर रहे हैं, वो सवाल अगर मैंने सही कर दिया तो उतना काम चल गया मेरा। तो मेरे को तो उतना सही करना है। अब होगा क्या, अगर मैं मान लेता हूँ एक सवाल ऐसा सही करता हूँ कि जो बाकी लोगों ने गलत किया, उसके बाद मैं एक ऐसा सवाल भी गलत कर देता हूँ कि जो बाकी सब सही कर रहे हैं। मान लेते लक्ष्मीकांत से एक सवाल आया और वो मैंने गलत कर दिया, या फिर एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आया, मैंने गलत कर दिया। तो जो ज़्यादा एफर्ट्स मैंने जूते पहनने में लगाए होंगे, या फिर जो बाकी लोगों को पीछे छोड़ने में लगाए होंगे, मैं वापस उसको जो लीड थी वो मैं गिव अप कर रहा हूँ। और बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स ही होते हैं। तो कोशिश ये रखो कि बेसिक बुक्स जो है वो कवर रखो, और उसके बाद प्रैक्टिस का स्कीम है। होता क्या है बेसिकली अपने पास में, जैसे मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम के या जो मॉक पेपर की जो फ़ायदा होगा ना, उसका कभी ये मत सोच, मैं मेरा ये मानना कभी नहीं रहा कि मैंने पिछले 5 साल में भी अगर पेपर लगाए हो ना, एक भी सवाल रिपीट होगा यूपीएससी में। यार उसको 3500 क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, उनको लेके बैठना है, 3500 से बाहर क्वेश्चन बना देगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बट उन चीज़ों से क्या होगा, उनसे जो सीख मिलेगी या उनसे जो लेसन्स जो मिलेंगे हमें सीखने को, वो काम जो आएगा ना वो हमेशा आएगा। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती थी, मैंने जो पेपर्स होता था, पेपर देने से पहले मेरा ये होता था कि 2 ही होता था। सबसे पहले तो रिवाइज़ करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। हमें फोकस ही 20% उस सिलेबस पे करना है जिससे 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। उसको 5 बार रिवाइज़ करो, इतनी बार करो कि अपने दिमाग में बैठ जाए। अब होता क्या, पेपर जो लगाता हूँ ना, उससे सबसे पहले जो मेरा फ़ायदा ये होता है, इसके अंदर क्या होगा, कुछ सवाल मैं सही करूँगा और कुछ गलत करूँगा। अब जो गलत कर रहा हूँ ना, मैं मान लेता हूँ मेरा आज सवाल गलत है ये, तो होगा क्या, अगर जब तक मैं रिवाइज़ करूँगा ना, तो कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ होंगे, मैं उनको 10 बार पढ़ लूँगा। और जो वीक एरियाज़ होंगे या जो मेरे को टॉपिक अच्छा नहीं लगेगा, मैं कहूँगा यार लास्ट में पढ़ूँगा, और लास्ट कभी आएगा नहीं। जैसे लक्ष्मीकांत का भी, अगर जैसे पॉलिटी का भी एग्जांपल लूँ, तो उसके कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो मेरे को अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल। जैसे पार्लियामेंट बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है, और ख़त्म भी होगा तो लास्ट के जो 30 पेज के बाद वाले चैप्टर्स को क्या होते हैं कि वो स्पीड से उठते हैं, ख़त्म होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो गए। 30 चैप्टर में मतलब 30 पेजेस में टाइम लगेगा, आखिरी के 10 पेज तो ख़त्म, बस अगला चैप्टर आ गया। अब उस लास्ट के जो 10 पेज या 15 पेज से जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं पहले भी दिन गलत करता, चाहे पहले रिवीजन कर रहा हूँ, चाहे दूसरा रिवीजन कर रहा हूँ, चाहे 5वां कर रहा हूँ। अब हो गया, जब मैंने एक बार रीडिंग कर रखी और मैंने 3-4 बार ये सवाल गलत किए होंगे ना, तो मुझे आइडिया रहेगा कि नहीं यार ये 10 पेज ढंग से पढ़ लो, पहले 30 पेज से तो मैं सही कर ही रहा हूँ क्वेश्चन, एनी हाउ
पहली बार भी सही कर रहा था और दूसरी बार भी सही कर रहा हूँ, तो बार बार उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो मैं अपनी जो पढ़ाई है या फिर जो मेरी जो कह सकते हैं कि जो रिवीजन था ना, मैं उसको स्ट्रेटजाइज कर सकता हूँ इस हिसाब से कि जो मेरी वीक एरियाज हैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँ। और दूसरे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मान लेता है मैंने अगर मॉक पेपर लगाया है तो मैं गलतियाँ लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता था। पहली तो कि कोई नॉलेज डेफिसिट की वजह से सवाल गलत हो रहा है, मान लेता हूँ मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं, उसमें से गलती हुई। दूसरी जो गलती हो सकती थी, जो बहुत बड़ी जो मैं गलती करता था, वो ये होती थी कि मैंने सवाल को ढंग से पढ़ा ही नहीं। इसका एक तरीका ये होता था कि कभी नोट लिखा हुआ था, मैंने वो ढंग से नहीं पढ़ा। या जैसे अगर ये जियो साइंटिस्ट वाला एग्ज़ाम था तो उसके अंदर था लोकसभा के बारे में कुछ पूछा हुआ था, मैंने स्पीकर ऑफ लोकसभा पढ़ लिया और मैं घर पे आके देखता हूँ कि ये सवाल का तो आंसर भी गलत दे रखे हैं। फिर मैं फिर से पढ़ता हूँ कि यार ये सवाल चेंज हो गया क्या, पेपर में तो और कुछ था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने चीज़ को आधा चीज़ पढ़ा और आधा मैंने एज्यूम कर लिया ऐसा ही लिखा हुआ है। तो दूसरी गलती होगी कि जब हम ढंग से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं या फिर कभी नोट लिखा है इनकरेक्ट नहीं लिखा। और तीसरी गलती कई बार हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन में गलती कर लेते हैं। जैसे कहना वो कुछ और चाहता है लेकिन अब हमें क्या लगता है कि नहीं स्टेटमेंट का ये मतलब था। ऐसी गलतियाँ बहुत सारी होती होगी मेरे ख्याल से कि जब हम क्वेश्चन को पेपर को प्रैक्टिस करते हैं तो कहना और कुछ चाहता है और हम समझ और कुछ लेते हैं। और चौथी गलती ऐसी थी कि कई बार इंटेलिजेंट गेस एनी हाउ मारना है। जैसे मान लो मुझे पता है कि 2 में से एक ऑप्शन आंसर नहीं है और पीछे बचे हुए 2 में से एक आंसर है, तो उन दोनों में से एक एनी हाउ आंसर मारना है। 50% क्वेश्चन सही होंगे, 50% गलत होंगे। तो उस वजह से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ठीक है, 4 कैटेगरी है। अब मुझे कुछ नहीं करना है। एक चीज़ बहुत छोटी सी बताता हूँ, अगर मान लेता हूँ मैं 5 क्वेश्चन जो नॉलेज डेफिसिट जैसे गलत कर रहा हूँ, 5 सवाल मैं गलत कर रहा हूँ जो है कि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े, 5 क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन थे और 5 क्वेश्चन ही मेरे ऐसे गलत हो रहे हैं। जो आखिरी कौन सा था, वो जो तुक्का मार रहे हैं, मैं अगर एक भी कम कर रहा हूँ ना, 4 भी कर रहा हूँ ना, इतना ही करना है अपने को। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे लास्ट टाइम देखें 87 कट ऑफ थी सिविल सर्विसेज की और 99 कट ऑफ थी फॉरेस्ट की। फ़र्क कितना है, 12 नंबर का। एक क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि अगर अपन सही से अगर गलत हो रहा है और उसको सही कर रहे हैं तो मेरे को नंबर कितने मिल रहे हैं, 2.67। और ऐसे अगर मैं 4 सवाल भी ढूंढ लेता हूँ तो मेरे ख्याल से शायद कितना फ़र्क है, 10.67 हो जाते हैं 4 सवाल के ही। और 4 सवाल यहाँ देखूँ तो यहाँ पे 10,000 लोग हैं जो सिविल्स का मेन प्री क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट का क्लियर कर रहे हैं वो 1000 लोग हैं। तो बेसिकली कहने को शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है ये 6 को मतलब ये कितना होगा, अगर 4 क्वेश्चन का 10.67 है तो 5 का मेरे ख्याल से हो जाएगा 13.33। कहने को तो तुम्हें ऐसा लग रहा है ये तो पूरे 5 क्वेश्चन भी तो नहीं है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन अगर 100 में से 5 करें तो 5% क्वेश्चन, लेकिन 5% क्वेश्चन नहीं है, ये 90% बच्चों को हमने पीछे छोड़ दिया है सिर्फ 5 सवाल ज़्यादा सही करके। पहले हम सिविल्स के कट ऑफ से बाहर थे, फॉरेस्ट के कट ऑफ से अंदर हो चुके हैं। तो 90% से ऊपर बच्चों को हमने सिर्फ 5% एफर्ट चाहिए। तो ये जो हम एक ही गलती भी अगर कम कर पाएंगे ना यहाँ पे जो मॉक टेस्ट पेपर को करके, अब तुम्हारे मैं कह रहा हूँ 40 पेपर कर रहे हैं हम, अगर 10 पेपर में भी अगर मैं एक गलती कम कर पा रहा हूँ तो एफर्ट तो है ही। तो पेशेंस यहीं काम आता है। पहले 9 पेपर करोगे उसमें तुम्हारी गलती कम नहीं होगी। तुम 20 गलती कर रहे हो, 20 की 20 करोगे। जब तुम 10वां पेपर करोगे ना तब तुम्हारी गलती 19 होगी और 10 पे भी नहीं होगी। ये एक्चुअल में क्या होगा कि जो स्टार्ट होना शुरू होगी, एक गलती तुम्हें मिलेगी 20 पे, एक मिलेगी तुम्हें 29 पे, एक मिलेगी 35 पे और एक मिलेगी 40 पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 36 पे एक मिली, 37 पे दूसरी मिली। तो जब लास्ट में जब क्यूमुलेटिवली जो इकट्ठा होने लगेगा तभी पता चलेगा उस चीज़ का। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ही पेशेंस काम आता है और इतना सा ही करना है, उससे ऊपर कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई अगर टेस्ट सीरीज़ में ये भी मान के चल रहा है एक भी सवाल रिपीट होगा ना, तो ये चीज़ मैं कह देता हूँ, मुझे अगर जो टेस्ट सीरीज़ में रिपीट भी होता है सवाल, वो भी मैं नहीं कर पाता हूँ सही। 2016 में क्या होता, एक विजन के मैंने एक टेस्ट में कोई 2 या 3 ही टेस्ट लिखे होंगे, उनमें से भी एक टेस्ट को जो मैंने पेपर के अंदर लिख के आया था वो एज इट इज़ सवाल आ गया था। मैंने पेपर भी वापस खोल के नहीं देखा था। तो हुआ क्या था, एयर मास का कुछ क्वेश्चन था, मैंने एयर पार्सल पढ़ के पूरा क्वेश्चन कर दिया था। तो विजन वाले ने भी ये लिखा हुआ था कि सवाल गलत किया है। मैं घर पे आके भी वापस अगले दिन पेपर में भी जब देखा तो मैं एयर पार्सल के हिसाब से सवाल कर आया, वहाँ जाके वापस देखता हूँ तो मेरे में भी ये नोट डाला हुआ है। मैंने कहा यार ये तो सवाल गलत कर दिए, तो पढ़ा हुआ भी गलत हो गया। तो वो चीज़ होती है, अगर एज इट इज़ रिपीट भी सवाल हो रहे होते हैं, अगर हमने रिवाइज़ नहीं किया है या उसको ढंग से पेपर को पढ़ नहीं पाए तो फ़ायदा नहीं होगा। और वही चीज़, अगर मुझे ये चीज़ एक गलतियाँ कम करनी है, मुझे पता करना है कि मैं, जैसे मुझे ये चीज़ पता है कि मैं नोट की गलतियाँ जब बहुत ज़्यादा गलत करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, नोट को पहले से मार्क करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ पे भी नोट इनकरेक्ट दिखता है तो उसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा एक गोला मार लेता हूँ और मैं बार बार जिससे वो दिखता रहे मुझे। अब मैं कह रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन जो मैं 5 क्वेश्चन पहले जो नोट नहीं पढ़ने के कारण गलत कर रहा था, तो मेरा एक ही नहीं बचेगा, अब तो 5 ही बच जाएंगे उस तरीके से। तो पूरा का पूरा जो गेम है या जो वो चीज़ है वो प्रैक्टिस का है। तो उससे अपनी गलतियाँ कम कैसे करें वो है, और गलतियाँ कम करेंगे तो होगा क्या, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं एट दी एंड।
100 नंबर तो 100 के 100 सवाल तो वैसे भी सही नहीं करने, 200 तो कट ऑफ है भी नहीं, 100 ही कट ऑफ है 200 में से। बस हमें उतने से कम करनी है कि कट ऑफ या जो गलतियाँ हैं कि हम बाकी लोगों से आगे निकल जाएँ। यहीं पे इतनी सी प्रैक्टिस का काम आता है, जो प्रैक्टिस का काम होगा। कभी ये मत सोचना कोई भी अगर आएगा कि विजन से पेपर नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि एक कुछ कई बार क्या होता है, विजन के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक गलती ये रहती है कि वो थोड़ा सा एक बैंड ऑफ माइंड अलग होता है, तो यूपीएससी का थोड़ा बैंड ऑफ माइंड अलग है। तो मैं क्या करता था, लास्ट के एक वीक में यूपीएससी का 1-1 साल का, जैसे मान लेते हैं अगर 10 तारीख को पेपर था लास्ट टाइम 10 अक्टूबर को, तो मैं 2 तारीख से शुरू कर दिए थे और 7 तारीख तक मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था 6 साल के, हर दिन एक पेपर। तो उससे बेनिफिट क्या होता था, मुझे ये चीज़ पता चल जाती थी कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर कई कुछ ऐसे कि कुछ शॉर्टकट या कोई जो ट्रिक्स थी वो जो विजन के पेपर में लग रही है यूपीएससी में भी लग पा रही है, नहीं लग पा रही है। अगर लग पा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं लग पा रही तो मेरे को अपना ओरिएंट करना है, क्या नहीं उसमें काम करके लेकिन आगे काम नहीं करेगी, तो खुद को उस हिसाब से दिमाग को मैं मोल्ड कर लूँगा। लास्ट के 2 दिन थोड़े से मैं फ्री रखता था, जैसे अगर 9 का पेपर होगा तो लास्ट में 7 को ज़्यादा पढ़ूंगा, 8 को थोड़ी जो पिछले कुछ दिनों में मेरे को जो गलतियाँ पता चली या 3-4 घंटे पढ़ूंगा, 9 को थोड़ा मैं रिलेटिवली फ्री रखता था, क्योंकि दिमाग अगर मेरा फ्री होगा तो मेरी जो सबकॉन्शियस माइंड होगा उससे ज़्यादा अच्छे से कैच कर सकता है। ये मेंस में नहीं लगा सकते। बैक ईयर पेपर थोड़ा सा पहले से करना शुरू कर दो, 15 दिन पहले। हाँ वो हो सकता है, जैसे 15 दिन का फ़ायदा ये होगा कि जैसे मेरे को क्या है कि चीज़ों का आइडिया लगने लग गया था कि ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ ग्रास्प करने के लिए शायद 7 दिन ही चाहिए होंगे, हो सकता है किसी को 15 दिन चाहिए होगा, बट कोशिश रखो कि लास्ट में वो चीज़ें रखो, या ऐसा करो कि एक दिन विजन का पेपर कर लिया, एक दिन यूपीएससी का भी साथ साथ करते रहो, तो उससे। और दूसरी बात, हाँ मैंने कभी सीसेट की प्रैक्टिस नहीं की थी, अगर तुम सीसेट की प्रैक्टिस करोगे तो नहीं हो 15 दिन हो चुके हैं, मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, तो सीसेट का मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो जो मैं चीज़ 1 हफ्ते का कह रहा हूँ तो अपने आप 2 हफ्ते कर लेना उसको, ठीक है। तो ये चीज़ सही बताई कि 15 दिन पहले शुरू कर देना उसको पेपर को। सर जैसे मतलब जो बेसिक्स बुक्स भी हैं हमारे टॉपर्स मतलब कहते हैं कि 10-15 बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे आप भी कह रहे हो आपने 12-15 बार रिवाइज किया, तो सर मतलब अगर हम टेक्निकली देखें, अगर लक्ष्मी मैंने ये कब कहा कि 12-15 बार रिवाइज करी, मैं एक अटेम्प्ट में 12-15 बार होगी यार। लेकिन सर जैसे और मतलब टॉपर्स हैं मतलब कहते हैं कि बुक्स रिवाइज करो, आप 10 बार रिवाइज करो, मतलब व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू क्रैक दैट? अगर इस चीज़ की मैं बात करूँ तो पहली जो रीडिंग होनी चाहिए ना, कभी भी अगर जैसे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसको अगर मैं ये सोच के चलूँगा ना कि इस बुक को मैं पहली बार पढ़ी और पूरी मेरे को याद हो जाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे नॉवल पढ़ते हैं, नॉवल में क्या करते हैं कि कोई किसी को थोड़ी बहुत आदत है नॉवल पढ़ने की, पढ़ा तो होगा जीवन में 2 या 4 तो पढ़े ही होंगे, तो कभी ये सोचते होगा कि इसको याद करना, अरे तो किसी को क्या कहते हैं, चलो टीवी सीरीज़ तो देखता ही होगा कोई, तो उसमें क्या होता है, पहली बार क्या होता है, जब मैं पहले जैसे सीज़न देखना शुरू करता हूँ उसमें 5-6 कैरेक्टर आते हैं, एक तो क्या होता है वो सारे लगते भी एक जैसे हैं दिखने में भी, तो पहला आदमी आता है नाम कुछ और बताता है, अगले में आता है कुछ नाम और बताता है, किसी का नाम से बताता है, किसी का सरनेम से बताता है, वो कंफ्यूज सारी के सारे उसी में रह जाते हैं। उसी चीज़ में क्या होगा, 3 या 4 जैसे सीज़न हो जाते, 3-4 एपिसोड या 3-4 सीज़न जब तक चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आदमी की आवाज़ से भी गिव अबाउट दिस शक्ल, उसका पूरा नाम और हमें पता चल जाता है। कारण क्या होता है कि हमने काफ़ी एक देर तक पूरे स्टोरी को एक इंटरेस्ट की तरह उस तरीके से पढ़ा है, हमने क्या किया, एक पिक्चर बना ली कि अच्छा ठीक है ऐसी आवाज़ होगी या फिर ऐसी अपीयरेंस होगी या फिर जो ऐसा दिखता होगा उसका नाम ये है, तो हमने क्या कि दिमाग में पिक्चर सेट कर लिया उस चीज़ की, वो एक पिक्चर से बना लिया और अब उस हिसाब से हमें क्या होता है रिकॉल करना ईजी है। तो सिमिलरली जब बुक की 1-2 रीडिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें यही चीज़ होनी चाहिए हमारी कोशिश कि पहला जब भी अपन रीडिंग ले रहे हैं तो हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश होनी चाहिए कि एक पिक्चर से बन जाए। जैसे कोई नॉवल पढ़ा है ना मैंने, तो मैं तो पहला रीडिंग उसकी तरह मारता था। अच्छा जब दूसरी रीडिंग पढ़ता तो मुझे ये चीज़ पता चलती है कि पहली बार जब पूरी खत्म की है, जैसे कई बार जब टीवी सीरीज़ वापस देखते हैं तो जो पहले एपिसोड में देखते हैं तो कोई ना कोई बात कहता है, तब याद आता है अच्छा इसका रेफरेंस कभी ना कभी 7वें एपिसोड में है या दूसरे सीज़न में है, तो वो चीज़ होती है कि अच्छा ये वाली चीज़ यहाँ दे रखी है, प्रीएम्बल में दे रखी थी, या फिर जैसे हिस्ट्री के चैप्टर में बहुत बार होता था अच्छा ये 1980s में ये चीज़ हो रखी है, इसकी वजह से 1920 में भी एक और इवेंट होगा ऐसा। तो वो वाली सेकंड जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि कोरिलेट हो पाए आपस में इवेंट्स। तो ये 2 रीडिंग्स होगी ना, उसमें मेरा एक बेस बनाने की कोशिश करूँगा, एक पिक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। अब होगा क्या, अपन जब सीधा फैक्ट याद करते हैं तो चीज़ें याद नहीं होती, हम दिमाग में क्या करेंगे, एक माइंड मैप्स बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मेरा दिमाग पूरा का पूरा ऐसे था, इसमें क्या करूँगा एक छोटा सा एक माइंड मैप बनाया, यहाँ पे एक माइंड मैप, यहाँ पे इसमें मैं क्या करूँगा 4-5 फैक्ट्स डाल दूंगा, यहाँ 4-5 फैक्ट्स, यहाँ 4-5 फैक्ट्स। अगर मैं 15 फैक्ट्स ऐसे रखूँगा ना तो शायद याद नहीं होंगे, मैं 4-5
एक साथ करूँगा, उनको क्लब करके एक साथ रख दूँगा, 4-5 को एक साथ रख दूँगा। ये कब हो पाएगा? जब अपनी एक ब्रॉड पिक्चर तैयार हो पाई है। अगर हमने 2 रीडिंग को ढंग से पढ़ा हो उसको, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आगे हमें हमारे जो फैक्ट्स होंगे ना, उनको उस पिक्चर्स में या जो माइंड मैप्स हैं उन्हें फिट करने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू में एज ए रीडिंग की तरह लो। अगर पहले जो रीडिंग है उससे कभी ये नहीं मान के चलना कि सब चीज़ें एकदम समझ में आएगी। इसी कारण से मल्टीपल रिवीजन होंगे। अब होगा क्या, जब मैं तीसरी रीडिंग होगा तब तो मुझे समझ में आने लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि जब इवन मैं कह रहा हूँ 3 या 4 महीने पहले जब तुम प्रीलिम्स के सिर्फ पेपर की प्रैक्टिस करोगे ना, 6-7 बार सारी किताबें तब भी हो जाएगी। अभी लक्ष्मीकांत ख़त्म करने में पहली रीडिंग में टाइम लगेगा 1 महीना, दूसरे में 15 दिन, तीसरी में 1 हफ़्ता, चौथे में 4 दिन, लास्ट में जाते जाते 1 दिन में भी रिवाइज़ हो जाएगी, और अगर टाइम कम होगा तो आधे दिन में भी रिवाइज़ हो जाएगी। 2 बार रिवाइज़ भी कर लोगे, सुबह 1 बार पढ़ी, शाम को। बट वो कब होगा कि जब हमने पहली रीडिंग अच्छे से दी हुई है और एक डेडिकेटेड नंबर ऑफ़ आवर्स हम उसको डेडिकेट कर रहे हैं हमेशा। नोट्स वाइज या फिर बुक वाइज रिवाइज करना, दो मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रहती थी। जैसे जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो प्री और मेंस की जो बुक्स होगी उसमें हाँ कुछ फैक्ट्स प्री के होंगे और कुछ मेंस के होंगे। तो मैं क्या करता था, जो मेंस के टॉपिक होते थे ना, तो सिलेबस वाइज मैं नोट्स बना लेता था। जैसे जो एक लाइन दी हुई है उसके से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उसके मैं खुद के नोट्स बना लूँगा। उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी लग रही होगी याद करने के तरीके का, वो बुक के साइड में मैं लिख लूँगा। और बुक्स जब प्री के हिसाब से जब पढ़ता था तो मैं कोशिश रखता था कि बुक्स ही हो, नोट्स होंगे तो बहुत ही हैंडी होंगे, बहुत छोटे से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही बल्कि से नोट्स हैं मेरे, बहुत थोड़े से छोटे से नोट्स होंगे जो प्री के अलग से हैं। और वो नोट्स मेरे आए कैसे हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो प्री और मेंस में कंबाइन होंगे, और मैंने उसके मेंस के अलग से नोट्स बना रखे थे। जैसे मैंने एक रिपोर्ट्स का होता है उसका एक अलग से पेज बना लिया था, या फिर जैसे कि यूपीएससी के जो हो गए या जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी उसका मैंने एक अलग से पेज बना लिया था। फिर जितने भी जो ये स्पेक्ट्रम के अंदर जैसे कि लास्ट के चाहो तो ग्लॉसरी ले लो, या फिर जो हर एक पर्टिकुलर जो गवर्नर जनरल थे उनके कुछ अच्छे इवेंट्स थे, उनकी एक अलग से टेबल बना ली थी। तो ये वाले लास्ट में क्या होते हैं, प्री में भी काम आएंगे और मेंस में भी आएंगे। या फिर जैसे आर्ट एंड कल्चर में बात करूँ तो मैंने एक मैप बना लिया था कि अलग अलग जगह कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो दिमाग में एक वैसे याद रहता था भले ही, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर रहते हैं। वो जैसे कोई टेम्पल का वो पूछेंगे कि आंध्रा की जगह वो होगा तो होगा राजस्थान में या एमपी में, तो इतने दूर दूर ऑप्शन। कभी बहुत यूपीएससी की सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट सर्विसेज में ऐसे काम करते हैं, लेकिन यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करेगा 1955 का 1956 कर देगा। वो बहुत आराम से गलत करेगा। गलत ऐसे करेगा कि स्क्वायर किलोमीटर की जगह किलोमीटर लिख देगा, तुम्हें डायमेंशन से पता चल जाएगा एक सवाल गलत है। या फिर 1500 की जगह 15,000 लिख देगा, या 150 कर देगा। कभी भी देखना कि हमेशा जब भी उन्होंने फ़र्क किया है ना तो एक ज़ीरो का किया है। उसका कारण क्या होता है कि एक तो आपकी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि अगर 100 की जगह 101 भी कर रखा है तो किसी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अब तक 101। और दूसरा क्या होता है कि हम फिगर्स को ऐसे देखते हैं कि पहला एक देख लिया और आगे देख लिया कुछ ज़ीरोज़ हैं। जैसे 100 मिलियन है, 100 बिलियन है, अब बहुत सारे लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा, बस 100 दिमाग में होगा, तो उसको सिर्फ एक डिजिट चेंज करना है। उसको एम का क्या करना है, बी करना है। एम पहले ऐसे दिखता था अपने माइंड, उसको ऐसे करना है सिर्फ, और पूरा का पूरा हमें ऐसे लगेगा। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 100 और लास्ट में देखेंगे जो ILL करके है, सारा सही लगेगा। बीच वाला हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। या फिर एक तरीका क्या हो सकता है कि 1000 था, हमने ज़ीरो नहीं देखा, हमें पता चला 1 लिखा हुआ है, कुछ ज़ीरो है, लास्ट में मिलियन करके है, वो 1 और 0 लगा देगा। तो इस टाइप की जो गलतियाँ कई बार कराते हैं, और ये वाली सिली मिस्टेक में ही काउंट करता हूँ कि मैं ढंग से क्वेश्चन को देखा नहीं था मैंने। जितना ज़्यादा देखोगे मेरे ख्याल से ये वाली गलतियाँ धीरे धीरे कम होती रहेगी। और एट दी एंड ये पता करना होगा, मतलब जैसे कई सारे लोग ये भी बना देते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर गलत है। अगर यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, उसका मुझे जो लगता है कि जो एग्जामिनर, जैसे मैं कभी भी प्री का पेपर देता हूँ, मैं सोचता हूँ पेपर बनाया ना वो किसी एक इंसान नहीं बनाया होगा। वो यहाँ से अगर पेपर बनाया है तो उसके लाइफ का एक इंटेंशन ये तो नहीं है कि मेरे को एक पेपर ही बनाना है और बाद में घर चले जाना है। देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं डाल सकता, बहुत ईजी भी नहीं डाल सकता। बहुत हार्ड डाल दिया सभी गलत कर लेंगे, फ़ायदा क्या पेपर बनाने का। और बहुत ईजी क्वेश्चन डाल दिया तो उसको फिर ऐसे ही होगा, उसको थोड़ा ईगो पे भी लग जाएगी। तो उसको यूपीएससी का पेपर बनाने के लिए दिया, सारे बच्चे सही कर रहे हैं, तो पेपर इस हिसाब से बनाएगा वो कि जो कुछ क्वेश्चन सही करें कुछ गलत करें। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बना नहीं सकता, तो उसको एक ट्रिकी पेपर बना सकता है वो। अगर एज ए एग्जामिनर मैं बात करूँ, मैं बहुत ईजी क्यों नहीं पेपर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे होगा कि यूपीएससी के लिए पेपर बनाना है, सारे बच्चे पेपर सही कर रहे हैं क्वेश्चन, तो मेरे क्वेश्चन का फ़ायदा क्या। और बहुत हार्ड कर दिया, सारे गलत कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बनाने का ही फ़ायदा क्या। मेरा तो वैसे भी वो मेरिट नहीं बना रहा मेरा सवाल। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश ये करूँगा ट्रिकी बनाऊँ। तो ट्रिकी बनाने के लिए मैं ऐसे करूँगा कि जिस बच्चे ने पढ़ भी रखा हो उसने गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। और पेपर को मैं देख के यही कोशिश करता था कि अच्छा जिसने पेपर बनाया उसमें क्या गलती आइडेंटिफाई कर सकता है, कहाँ पे कोई गलती करवा सकता था बच्चों से।
और ये खुद को ही करना पड़ेगा। अगर तुम इसकी रेडीमेड ट्रिक्स भी अगर याद कर लोगे ना एग्ज़ाम में, तो एग्जाम में बस उस ट्रिक पे वार करना है, पूरा पेपर अच्छे से फिर ख़राब हो गया। तो वो चीज़ है, धीरे धीरे खुद को ये मतलब माइंडसेट में लेके आओ कि इसने पेपर ने जो बनाया है वो क्या सोच के पेपर बना सकता है। तुम होते तो इस क्वेश्चन को कैसे गलत करते हैं, तुम होते तो इस क्वेश्चन को कैसे गलत करते हैं। अगर ये चीज़ अगर ढंग से कर ली तो वही है, फिर प्री का पूरा गेम ही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 35 देखो होगा क्या कि अभी उस चीज़ में मैं बता दूंगा। जैसे मैं क्या करता था, जो गलतियाँ करता था ना, जैसे पेपर जो लगाए हैं 40-45 के आसपास इतना ही रखता था, इससे ज़्यादा क्यों नहीं करता था, क्योंकि मैं पेपर को बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करता था। मैं ये देखता था कि गलतियाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या, या फिर मैं नई तरह की गलतियाँ तो नहीं कर रहा। होगा क्या, जब तुम गलतियाँ अवॉइड करने की कोशिश करोगे ना, तो बीच में एक ऐसा टाइम आएगा तुम ज़्यादा गलतियाँ करोगे, तुम नई गलतियाँ करोगे, क्योंकि सीखने का प्रोसेस ही वो होता है। जब कुछ लर्न करने की कोशिश करते हो तो कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, अनलर्न करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा गलतियाँ करोगे, तो वो चीज़ भी होगी। तो मेरे को ये भी ध्यान में रखना था कि कौन कौन सी गलतियाँ कर रहा हूँ, किस टाइप की कर रहा हूँ। तो मैं पेपर को जब दिया तो उसको मैं जैसे आज अगर पेपर दिया तो कुछ टाइम बाद में उसको जब रिवाइज़ करता था ना, तो मैं 4 टाइप के मेन क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो पहली बार भी सही है, दूसरी बार भी सही है। एक पहली बार सही है लेकिन दूसरी बार मेरे को पता चल गया कि यार पहली बार मैंने या तो इसका तुक्का मारा था या कहीं पता नहीं कैसे सही हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तीसरा होगा जो पहली बार गलत था बट सिली मिस्टेक कारण गलत था और दूसरी बार मेरा सही हो गया है। और चौथा ऐसा होगा कि जो पहली बार भी गलत था और दूसरी बार भी गलत है। 4 टाइप के। अब होगा कि जब मैं तीसरी रीडिंग मारूंगा ना उस पेपर की, तो मैं पहले टाइप वाले देखूंगा, मेरे को पता है पहली बार भी सही था, दूसरी बार भी सही है, यानी ईजी क्वेश्चन ये थे, इसको वापस मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या, जब तीसरे वाला जो गलती था, जो पहली बार गलत था, दूसरी बार सही है और तीसरी बार सही है, तो मुझे समझ में आएगा कि सिली मिस्टेक थी, पहली बार करी है, दूसरी तीसरी बार नहीं करी है, तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स मेरे को आगे भी अवॉइड करनी है। और मेरे को कोशिश ये करनी है कि कई क्वेश्चन ऐसे भी मुझे पहली बार भी गलत है, दूसरी बार भी गलत है, बट मैंने इतनी जब मेरा दूसरी बार भी गलत हुआ तो मैंने जब वापस से अगर किताब पढ़ी, मान लेते हैं इंस्पेक्टर पढ़ी या लक्ष्मण पढ़ी, तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरे को पता चल गया 2 बार से लगातार क्वेश्चन गलत हो रहा है, यानी कि ये एरिया मेरा वीक एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा तो तीसरी बार उसका क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं, पहली 2 बार से मेरा सवाल गलत था, तीसरी बार सही आया, यानी मैं पढ़ भी सही रहा हूँ, मेरे जो वीक एरियाज हैं तो मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ। तो होगा ये जितनी भी जो चीज़ होगी, या जो मैं बार बार जो मल्टीपल रिवीजन लूँगा, इवन मैं टेस्ट पेपर की जो मल्टीपल रिवीजन ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक टेस्ट पेपर लगाया फेंक दिया उसको, घर गए तब तक तो याद ही नहीं कि क्या मार्क किया था नहीं किया था, वो तो बस OMR जब भी मान लो चेक करके दे दी तो उसने इतना एक नंबर दे दिया 60 सही है 30 गलत है, वो फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है इसका रीज़न जानने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुमने वो चीज़ जानने के लिए वो क्या होगा, जो मल्टीपल टाइम्स है। अब होगा क्या, अगर मैं 100 पेपर लगाऊंगा ना, तो मैं मानता हूँ कि 40-45 अगर पेपर होंगे तो उसके बाद क्वेश्चंस रिपीट होंगे। जैसे आप विजन के कई बार पेपर लगाओ, इनसाइट्स के लगाओ, 20 से 30 क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट होंगे, और 20 से 30 होंगे कि जो सेम कॉन्सेप्ट्स पे ही होंगे, तो 60-70 क्वेश्चन तो एज इट इज़ ही सेम होंगे, और बाकी 30 ऐसा होगा कि बहुत ही ट्रिवियल से डाउट सवाल अलग किए हुए होंगे। तो मेरे ख्याल से विजन से अगर मैं इनसाइट्स पे भी जाऊँगा तो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे होंगे कि जो मुझे पढ़ के फ़ायदा होगा उनका एक्चुअल में। मानते हो नहीं मानते हो? और बाकी जो 80 क्वेश्चन होंगे रिपीटिव ही होंगे एक तरह से। तो मेरा ये मानना था कि एक क्वेश्चन अगर वो 100 किए तो उनको इतनी बार करो, उनमें गलतियाँ आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि और एक लिमिट ज़्यादा अगर बार बार क्वेश्चंस भी करोगे ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो बस तुम रिपीट करोगे दूसरे तरीके से। वहीं पे अगर तुमने एक ही पेपर को बार बार देखा होगा तो तुम्हें ये आइडिया रहेगा कि ये पहली बार गलती करी है, इस बार तो कहीं गलती नहीं कर रहा हूँ। नहीं समझ ये बात क्या कह रहा हूँ? अरे अगर तुमने मान लेता हूँ पहली बार में अगर सिली मिस्टेक से गलत किया, दूसरी बार में अगर तुम सही कर रहे हो, तीसरी बार सही कर रहे हो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा तुम्हारे सिली मिस्टेक्स कम हो रही है। पहली बार भी गलत था, दूसरी बार भी गलत है, तीसरी बार सही कर रहे हो, तो यानी कि तुम वीक एरियाज़ पे फोकस कर रहे हो, तुम्हारे जो वीक एरियाज़ कम होते जा रहे हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी एक सही उस पर जा रही है ट्रैक पे। तो वही है, अगर तुम 40 से कम पेपर होंगे तो मेरे को लगता है प्रैक्टिस नहीं हो पाती। 40 से आप 30 से पेपर हो सकता है किसी के लिए नंबर 20 भी रहा हो, बट इन जनरल अगर मैं एक 90% एक मेजोरिटी की बात करूं तो 30 से लेके 45 एक होगा, 30 to 45। अगर उससे कम क्वेश्चन करोगे ना, उससे कम पेपर करोगे तो एक एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और 30 से अगर 45 क्वेश्चन होंगे तो एडिक्वेट प्रैक्टिस, उससे ज़्यादा क्या होंगे, सवाल रिपीट हो पाएंगे तो तुम रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। अब मान लेता हूँ मैंने अगर 40 क्वेश्चन पेपर है, उनको मैंने अगर 5 बार रिवाइज़ कर पा रहा हूँ तो मैंने 200 पेपर कर लिए एक तरह से। और पहली बार मेरे को हो सकता है शायद 2 घंटे लगे पढ़ने में करने में, अगली बार 1 घंटा लगेगा, जब 5वीं रिवीजन तक पहुँचूंगा तो हो सकता है 15 मिनट ही लगे। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि 5 पेपर अगर 200 पेपर लगाऊंगा तो हर बार मेरे को 2-2 घंटे लगेंगे, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और वो मोर और लेस रिपीट ही क्वेश्चन होंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, तो उसे गलती आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लो। और उससे ये चीज़ होगी कि जब तुम देखोगे अच्छा बार बार ये गलती ये विजन वाला करवा रहा है तो शायद अगले पेपर में भी ये हो, फिर UPSC के पेपर भी उठाओ, उसमें देखो अच्छा ये वाली गलतियाँ कर रहे हैं, तो यानी कि ये कभी ना कभी एग्जामिनर का बेंड ऑफ माइंड था। जैसे जितने भी एग्ज़ाम जैसे लग जियो साइंटिस्ट का था, या ये इसका सिविल सर्विसेज का कर दो, नेट का तो उतना मेरे पास में टाइम भी नहीं था एग्ज़ाम को एनालिसिस करने का, RBI का थोड़ा बहुत था जैसे,
जितने भी थे मैंने दो ही चीज़ें देखी, एक तो मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न पहले तो सिलेबस देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। सिलेबस से मुझे ये चीज़ समझ में आ जाती थी कि ये पूछना क्या चाहता है। जो पेपर जब भी एग्ज़ाम में, देखो एक चीज़ कभी भी अगर गलतफहमी होना कि पेपर कुछ भी पूछते हैं तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसका बहुत सही सा एग्जांपल देता हूँ। जियो साइंटिस्ट में क्या होता था, पहले कुछ टाइट्रेशंस और ये चैप्टर्स थे ना, ये 2019 तक 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था। पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछते थे तो न्यूमेरिकल भर भर के आते थे, टाइट्रेशंस के, रेडॉक्स के और इन सब के। और अब उन्होंने क्या क्या शिफ्ट कर दिया उसको इनऑर्गेनिक में, पेपर 1 में। और अब उनके सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिर्फ 2020 का 1 साल का पेपर देखा मैंने, तो मेरे को ये बहुत अजीब सा लगा था कि अरे ये क्या बात हुई। पहले ऑर्गेनिक पूछ रहे थे साल से न्यूमेरिकल, अब पूछना बंद कर दिया इन टॉपिक से। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब एनालिटिकल में पूछ रहा है तो ये एज्यूम करके चल रहा है कि हमने क्वेश्चंस को या जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये हमने कभी ना कभी लैब में परफॉर्म करके देखा था एक्सपेरिमेंट। अगर लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा है तो क्या होगा, मुझे कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ तो मैं सही आंसर पर नहीं जा पाऊँगा, तो उसमें न्यूमेरिकल देते थे। वहीं इनऑर्गेनिक में होता है, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है, या तो मतलब पर्टिकुलर किसी एलिमेंट से रिलेटेड या किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो एक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, कैलकुलेशन नहीं जानना चाहते उसमें। मास्किंग, डीमास्किंग, ये सब आप पूछते हैं। मास्किंग, डीमास्किंग हो गया तुम्हारा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कर्व, ये क्रोम ब्लैक टी वगैरह का इंडिकेटर वगैरह का यूज, ये सब और इन सब का कारण था, इन सब का जो यूज़ पूछ रहा है ना, पहले क्या न्यूमेरिकल देता था, जैसे सर ने भी बोला था कि डीमास्किंग और इसमें कितने ml डाल दिया, उसके बाद में कारण क्या था, पहले एनालिटिकल में उसका सवाल था। अब उसने वो जो सवाल डाला है इनऑर्गेनिक में डाला है, सेम बुक से सवाल पूछा होगा उसने, लेकिन उसने जो सवाल पूछा है वो अलग पूछा है। क्योंकि सिलेबस की इतनी इंपॉर्टेंस है। और दूसरी जो चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस इस कारण से होती है, हमें माइंड ऑफ माइंड पता चलता है। जैसे मैंने कहा बताया कि यूपीएससी वाले कभी भी ना 1955 का 1956 नहीं करेंगे, तो मेरे को एफर्ट नहीं मारने उतने ज़्यादा उस पर। अगर मुझे लगेगा कि 1950s में कुछ हो रखा है और 1950s ऑप्शन होगा तो मैं टिक मार दूंगा। दिमाग का देखो, दिमाग अपने कह सकते हैं कि उसकी जो याद करने की जो स्ट्रेंथ है वो तक लिमिटेड है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट मारूंगा 1956 और 55 के बीच में तो गलत होंगे। ये सेम चीज़ मैंने क्या है कि आरएएस का सिर्फ प्री दिया था ना, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ ये याद किया था। मेरे को पता था कि ये गलती सिर्फ इतना ही करेगा, ये 55 का 56 करेगा, तो मैंने 55 याद नहीं किया, मैंने 6 याद किया उसमें। वहाँ पे भी ये गलती करते जा रहे थे। वो क्या करता था, ऑर्डर पूछता था एज इट इज़ कि इन सब के बीच में बताओ 4 चीज़ें, तो मैंने ये याद करता था कि लास्ट वाला डिजिट याद कर लेता था। फिर मेरे को ये याद नहीं करना कि 1956 है कि नहीं है, मेरे को याद आता था 55-56 के बीच पूछेगा। तो पेपर को क्यों, मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। वो इमरजेंसी का उसने कोई कभी ना कभी क्वेश्चन देखा था, तो उसने 25-26 जून के बीच में फ़र्क पूछ रखा था, तो मैंने वही याद करूँगा कि लास्ट वाला एक डिजिट याद करता गया। क्यों, क्योंकि मेरे को ये पता था ये चीज़। वहीं वो यूपीएससी में अगर सवाल आता ना, मैं एक ब्रॉड टर्म याद करता, मैं एक छोटा सा याद नहीं करता, मैं ईयर याद करता सिर्फ, मैं जून भी याद नहीं करता कि किस जून को वो लगाई गई है। तो वो चीज़ है। अगर दोनों चीज़ें अगर मैं सेम सिलेबस से, आपको जो एग्जामिनर को जो बैंड ऑफ माइंड क्या है, या उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जामिनर हूँगा ना, तो मेरे पास में क्या सिलेबस देंगे, और फिर मेरे को इस सिलेबस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर कुछ पेपर उठा लूँगा कि लास्ट ईयर वाले जो एग्जामिनर्स हैं उन्होंने इस हिसाब से पेपर बनाया। या फिर ऐसा हो सकता है मैंने पिछले साल भी पेपर बनाया हो, इस साल यूपीएससी ने फिर से मेरे को बुला लिया हो कि यार फिर से एक और पेपर बना दो। तो उस कारण से मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। और एक चीज़ सिलेबस का मैं बता, पिछले बार बहुत हुआ था, पेपर 1 के अंदर कंपलसरी के अंदर उन्होंने क्वेश्चंस डाले थे, शायद कुछ बायो इनऑर्गेनिक ऐसे टॉपिक से डाले थे कि जो पिछले 2-3 सालों से या 10 सालों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। शायद वो हीम प्रोटीन था कि हीम मॉलिक्यूल में जो प्रोटीन एनवायरनमेंट होता है वो नहीं होता तो क्या होता, कुछ समथिंग ऑक्सीजनेटेड होने के कारण, कुछ समथिंग इस टाइप का था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि उसके आसपास हीम प्रोटीन होने के कारण वो FeO बॉन्ड नहीं बन पाता है। ये क्वेश्चन 10 सालों से पूछा नहीं था, लेकिन सिलेबस में मेंशन था। सिलेबस के अंदर एक एक टर्म जो मेंशन की हुई है ना, उसका तो एक पेज का नोट्स होने चाहिए, मैं मानता हूँ। इवन केमिस्ट्री में भी जैसे उसमें था, तो बच्चों ने स्किप कर दिया, उनका क्या इतने सालों से नहीं पूछ रहे, अब भी नहीं पूछेगा। और सवाल आया था पेपर में, बहुत ईजी था, उसमें से आपको पता होना चाहिए था कि ये चीज़ है। मेरे को एक ही लाइन का आंसर पता था और आप एक पेज का उसमें आराम से लिख सकते हो। और नहीं पता तो तुक्के मारते रहो, गलत आंसर के मार्क्स, सिंपैथी मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो केमिस्ट्री में सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है। जो ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन है उसमें सिंपैथी मार्क्स मिलेंगे। चलो 2 पेज भर दिए हैं तो 10 दे रहे थे जो अच्छे बच्चे को, अगर 20 में से तो 5 तो दे ही दो, चलो एफर्ट तो है ही। 0 सिंपैथी मार्क्स इसलिए मिल सकते हैं कि तुमने अगर कैलकुलेशन पूरी गलत सही करी है, लास्ट स्टेप पे तुमने कैलकुलेशन गलत कर दिया तो सिंपैथी मार्क्स मिल सकते हैं। उसमें सिंपैथी मार्क्स मिलेंगे, उसमें ऐसा नहीं कि स्टेप मार्क्स वो चीज़ है। ये थियोरेटिकल में क्या मार्क्स देंगे, उसमें तो जीरो ही देंगे। हाँ, थियोरेटिकल में तो फिर शुरुआत में हम मतलब कभी जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस का कभी ऑप्शन पढ़ रहे तो जीएस, तो इसमें
कैसे मैनेज किया स्टार्टिंग वेरी स्टार्टिंग? स्टार्टिंग में देखो दो तरीके से हो सकता है। एक तो मेरे साथ में तो क्या होता था, जो थोड़ा इसका एक एडवांटेज भी कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी कह सकते हो केमिस्ट्री का। मेरे को क्या होता था, तो मैं जीएस से बोर जाता तो केमिस्ट्री उठा लेता था। और दूसरा नुकसान ये भी होता था कि केमिस्ट्री पढ़ के मैं जीएस पढ़ूंगा तो 10-15 मिनट तो मेरा दिमाग, या 10-15 मिनट कई बार 1-2 घंटे हो जाते थे। दिमाग को ये प्रोसेस करने में लगता था कि अभी तक चीज़ें हिसाब से पढ़ी थी, अब मेरे को हिसाब से चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जब मैं जीएस से बोल रहा था तब मैं केमिस्ट्री उठाता था। कोशिश मेरी ये रहती थी। या जिस हिसाब से तुम देख लो कि कुछ कुछ टॉपिक होंगे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, कम होंगे। और मेरे कई के दोस्त होते हैं, जैसे फ्रेंड थे राजेश मोहन था, उनके क्या था मेडिकल साइंस ऑप्शनल था, तो 2 दिन पूरी मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें जीएस को हाथ ही नहीं लगाएंगे। वो 3 दिन अगर मान लेते हैं वो जीएस पढ़ेगा तो मेडिकल साइंस को हाथ नहीं लगाना है उस टाइम पे। तो उनका वो तरीका है। तो तुम्हारे को ये देखना है कि तुम किसके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मुझे ये लगता था कि एक डाइवर्सिटी मिल रही है। मैं केमिस्ट्री से जैसे ही मतलब अगर जीएस से शिफ्ट हो रहा हूँ तो बोर हो चुका हूँ एक चीज़ को पढ़ के। तो मेरे को एक दिन के सुबह शाम तक अगर जीएस पढ़ने को कह दोगे तो वैसे दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो उसके बजाय थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लूँगा तो ठीक है। डिफरेंस ही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करने होते हैं, कि तरीका ये पूछने का है। सब बुक शायद सेम हो बट तरीका है। कोई भी स्टेट पीसीएस होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे तुम्हें, कोई भी जो होगा ना उसका। और एक दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि कट ऑफ कितनी जा रही है और तुम्हें कितने नंबर लेके आने हैं तब। क्योंकि जैसे एक था आरएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हुआ था, तो वो भी मैंने भरा था। तो उस टाइम पे मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो 50 नंबर का पेपर होता है 100 सवाल आते हैं, 100 के 100 राजस्थान जीके के हैं, तो एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। वहाँ पे मैंने देखा कि 200 में से 80 नंबर कट ऑफ जा रही है। मैथ्स भी है उसमें थोड़ी बहुत 20 नंबर की मैथ्स है, फिर इंडियन जीके भी है। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा नहीं था, और फ़र्क उन दोनों के बीच में 1 महीने का ही था बीच में। फिर मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे को पता था इनको मैं छोड़ भी दूंगा तब भी मैं पास कर रहा हूँ आराम से। और हो भी यही गया था। मेरे ऑलमोस्ट 0 नंबर आए थे हिस्ट्री और जो उसके जो आर्ट एंड कल्चर में थे। 25 सवाल थे तो लगभग कितने 40 नंबर के आसपास थे। 40 में से 0 मार्क्स थे, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ थी उसे 10-20 नंबर ऊपर थे। कारण क्या था, मुझे पहले से कैलकुलेशन कर रखी थी, उसको छोड़ भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अपने वीक एरियाज़ और वही स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया, और मैंने ये चीज़ देखी थी कि कट ऑफ कितनी जा रही है। तो वो है, उससे सबसे बड़ी बात उसी की होती है। बाकी का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आरएस का तो मैं कह सकता हूँ वो पेपर हिसाब से बनाते हैं कि प्री हर किसी का आदमी का हो जाए। बस 3 चीज़ें हैं कि या तो आप राजस्थान की जीके पढ़ो, या इंडिया की जीके पढ़ो, या मैथ्स पढ़ो। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें भी आपने कर रखी है ना, तो आपके पास एम्पल स्कोप रहता है कि आप पेपर क्लियर कर लोगे। सबका सोचते हैं वो, मतलब वो सबका साथ सबका विकास है ना, आरएस के साथ नहीं होता है। मैंने ये चीज़ देख ली है। नहीं है, वो तो देख लेना है, पेपर का तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो पैटर्न नहीं है। प्रेशर हैंडलिंग कैसे करते हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन? हाउ यू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ? एक चीज़ तो कभी ना कभी तो वो चीज़ होती है कि अपने आसपास वाले लोग कैसे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नो डाउट। तो कोशिश ये रखो कि अच्छे लोग रखो। अगर अच्छे लोग नहीं है तो उनकी अच्छी बातें ही लो, बुरी बातों को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिल पे मत लगाओ। और आपका इंटरेक्शन भी काफ़ी हद तक मैटर करता है। जब आपको खुद को लग रहा है कि थोड़ा सा दिमाग ख़राब है, 2 बोल रहा है सामने, तो 2 मिनट चुप रह लो। 10 मिनट बाद गए तो सुन लेंगे। 10 मिनट बाद को क्या उस समय दिमाग ख़राब था, मेरे को तो नहीं बोला, अगली बार मत कहना प्लीज़। तो सामने वाला भी कोशिश करेगा कि अगली बार नहीं बोले, और बात करने की कोशिश। इसका मैंने ये चीज़ क्यों बोली है, क्योंकि जब कभी मान लेते हैं कि तुम गुस्से में भी होंगे तो उस समय कूल डाउन करने के लिए जो आएगा ना, वो अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर्स है, अगर तुम जहाँ पे भी हो वही लोग करेंगे। अगर तुम उनसे बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश करोगे तो वो भी सोचेगा कि अभी ये, जैसे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता बट मारवाड़ी में तो ऐसे बोलते हैं कि बिचर गया है, तो बिचर गया है ये आदमी, अब इसको बहुत ज़्यादा छेड़ो मत, छोड़ दो इसको वहीं पे ही। तो वो चीज़ है। और वहीं पे अगर थोड़ा बहुत अगर आसपास वाले लोगों से अच्छे से बात की है, और रखो ऐसे कि कोई भी होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए कि जो आपको मोटिवेट कर सके। नहीं हो पा रहा तो खुद ही बन जाओ एक आदमी, फिर एट दी एंड वो तो ऑप्शन नहीं है आपके पास में कि लगता है कि कोई ऐसा नहीं है। बट बहुत सबसे बड़ी बात यही है कि पॉजिटिव एट दी एंड, और एक एक्सपेक्टेशंस मिनिमम लेके चलो। तुम जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं तुमकी बहुत सी चीज़ें बढ़ती रहती है। एग्ज़ाम में जा रहे हो ना, हाँ एक चीज़ है, बैठे हैं ना जो एग्ज़ाम के अंदर, तो ये चीज़ याद रखना कि तुम्हारे 0 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तुम ये एक्सपेक्टेशंस मत लेके जाना कि ये मेरे को सिविल्स कितने नंबर होते हैं, फॉरेस्ट कितनी कट ऑफ जाती है, मेरे को इससे ऊपर लेके जाना है, इससे ज़्यादा है। 2 घंटे में तुम 0 से शुरू कर रहे हो, जब तक तुम हार नहीं मानोगे ना तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। 2019 का भी जब मैं पेपर दिया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार मेरे को आता नहीं है। 2018 वाले में ठीक ठाक गया था, 50 ही दिन थे मेरे पास में पढ़ने के लिए, और उसमें भी 50 भी नहीं थे पूरे के पूरे मेरे ख्याल से। इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया था उसके बाद में से थे, और उसके बीच में भी वो 3-4 वो मार्कशीट आती है तो एक बार ये नहीं समझ में आता। उस टाइम पे लगा कि यार इस सब्जेक्ट में कम नंबर आने चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे, दूसरे में बहुत ज़्यादा की उम्मीद थी, एकदम ख़त्म नंबर थे। पहले और दूसरे मेंस के बीच में मेरे 70 नंबर जीएस में कम हो गए, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यार अच्छा भी करके आया था पेपर, उसके बाद इतने कम कैसे हो गए। तो काफ़ी हद तक, बट ठीक है, जो आ गया उसको एक्सेप्ट करो, आगे चलो। तो मेरे को ऐसा था कि यार 40 दिन में पढ़े हैं, उसमें ढंग से नहीं पढ़े, उसमें रिवाइज़ नहीं हो पाया, करंट अफेयर भी नहीं ढंग से पढ़ा। तो बीच में पेपर मेरे को लग गया था कि यार नंबर तो आते लेकिन लग नहीं रहे हैं।
फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, जितने आएंगे उतने बढ़िया, नहीं आएंगे तो एक साल तो ऐसे ही बैठना ही है, वही बात है। और उस टाइम पे सिर्फ मतलब शायद 2018 में मेरी 8 या 10 नंबर ऊपर थे, उस बार 15-20 नंबर ऊपर थे मेरी इवन फॉरेस्ट की कट ऑफ से भी। तो वो बात थी कि जब मैंने इस सोच के गया था कि अपने पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, उस थॉट के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको लग भी रहा है ना एग्जाम में, देखो 2 घंटे है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी 121 मिनट कभी देगा नहीं। पेपर जैसे ख़त्म होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर इन्विजिलेटर है वो अपना थोड़ा अच्छा नहीं है या उससे अपने बातचीत बर्ताव में अच्छा नहीं किया, एक बार लड़ लिए, वो जैसे बेल बजेगी वो छीन लेगा अपन से पेपर। वो वहाँ पे 1 सेकंड ऊपर देने को रेडी नहीं है, तो पेपर से पहले 1 सेकंड पहले पेपर ख़त्म करने का क्या फ़ायदा होगा। तो एक सेकंड से पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि एक भी सवाल बचा हुआ है तो स्ट्रगल करते रहो उस एग्ज़ाम पेपर में। कभी ये नहीं सोचना कि यार पेपर में अगर 70, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लेते हैं मेरे पास में अगर लास्ट के 10 मिनट बची है, 70 सवाल किए हैं, 30 सवाल बचे हुए हैं, तो मुझे कोशिश करनी है, देखो 30 में पूरे पढ़ नहीं सकता, मैं अब 10 ही पढ़ सकता हूँ, तो मेरे को 10 ही अटैम्प्ट अच्छे से करने हैं। पैनिक नहीं करना, अगर मैं पैनिक करके 30 अटैम्प्ट करूँगा तो होगा क्या, मैं ये देखना कि जितना टाइम बीत गया मैं उसको हाथ में नहीं है, बचे हुए टाइम को हाथ में कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। और एक तरीका ये भी होता है कि आप 1 घंटे पेपर करो, 1 घंटे में मान लो 20 ही सवाल हुए, अब 80 सवाल बचे हैं दूसरे पेपर में करने के लिए, तो या तो आप ये सोचो 80 में से अगर 70 होंगे तो मैं 70 ही करूँगा, आप 60 होंगे तो 60 ही कर लेंगे, 80 होंगे 80 तो सही, 90 होंगे 90 सही है, 1 घंटे को रिट्रीव नहीं कर सकते। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अपन उस पर टेंशन लेने लग जाते हैं, क्या एक तो पूरा साल ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया। जो भी दुख दर्द हो ना पेपर का 1 घंटे बाद बना सकते हैं। हमारे पास में 1 साल और 1 घंटा हो या 1 साल हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी अपने दुख दर्द हो मतलब प्लीज़ पेपर के अंदर पहले लेके मत आए, जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है, या फिर उस चीज़ का एंजाइटी है जो पेपर के अंदर होती है, ये चीज़ ध्यान रखो कि उस चीज़ से बाहर निकलने का वही तरीका है कि भूल जाओ उस टाइम पे। कहने का तो बहुत आसान है, होती नहीं है चीज़, है ना। सर आपका केमिस्ट्री में जो प्रीवियस है 2-3 साल में आपका अच्छा मार्क्स है, 70 हाँ। आप टेलीग्राम पे डालें, और सर आपने हमेशा जो डायस का नोट्स ही फॉलो किया था, अलग से मैंने मतलब PhD किया तो फिर ऐसा कुछ सॉल्व किए हुए सिर्फ डायस का उसमें मैंने बुक्स में सारे नोट्स में लिखे हुए थे, अगर तूने चैनल भी देखा होगा तो उसमें कई सारे नोट्स थे, तो उसमें हाँ सर पीडीएफ बना के डालिए। तो वो उसमें ज़्यादातर जैसे जो टॉपिक सर ने करा रखे हैं ना, उन टॉपिक का तो डाइस के नोट्स ही थे, उससे आगे मैंने देखे नहीं थे। और जिन टॉपिक से नहीं बना रखे तो उनके दानियाँ ढूंढने ही पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ एक जो मैंने करी थी ना, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे खासकर ये फिजिकल के साथ में है, वो पर्टिकुलर बुक से पर्टिकुलर क्वेश्चन ही उठाता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो ट्रांसपोर्ट नंबर का PSP से उठाएगा, 3 टाइप के क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है एज इट इज़ रट के चले जाओ। दिमाग लगाया जितेंद्र था ना, उसने एक बार 2019 के पेपर में मेरे से ऐसे कोई चीज़ थी, मैंने कहा था इसका आंसर ये होगा, 1 माइनस करके आएगा, और 0.48 और 0.52 होता है आंसर, इतना ही होगा, लेकिन 0.48 गलत है और 0.52 सही है। सवाल ऐसे होगा नहीं समझ में आया था, तो मैंने उसको आके यही कहा था, 3-4 दोस्त थे हम सब ने, मैंने हर किसी को कहा था तुम इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू सर्च कर लो, 0.52 होगी, 0.48 नहीं होगी, और वही चीज़ थी। ये 2021 वाले अटैम्प्ट में जाके मेरे को समझ में आया था, अच्छा अपन 1 माइनस क्यों कर रहे हैं। ये इस अटैम्प्ट में मेरे को समझ में आया था कि ठीक है यार वो। और इस टाइम पे भी मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं किसी दूसरे को नहीं समझाऊंगा, कारण कि मेरे को जब ये चीज़ पता थी, मेरे को 4 अटैम्प्ट इस चीज़ को समझने में लगे कि जब मेरे को आंसर पता था कि ये है, ये आ क्यों रहा है, ये चीज़ समझने में जब 4 अटैम्प्ट लगे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सामने वाले से कि मैं उसको 10 मिनट में बताऊँ उसको समझ में आ जाए। सामने वाले को मैं इतना ही कहूँगा कि रट लो, नहीं समझ आ रहा। मैं तुम्हें भी ये नहीं कहूँगा कि समझो उस चीज़ को, अगर समझ में आता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आता तो पेपर एग्जाम में तो वैसे ही करना है। यही तो बात है कि फर्स्ट बार में इसको समझ ही नहीं पाते लोग, तो जो फर्स्ट बार में समझ लेते हैं वो फर्स्ट बार में ही पास कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, समझना ही पड़ता है। जो फर्स्ट बार में समझ जाता है सर वो वैसे ही गलत कर, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एक वो टाइम लगता है वो चीज़, जैसे कि एक्चुअल में क्या है कि वो 5-6 कैलकुलेशन चलती है और सर वो टाइम भी लगेगा मुझे लगता है। या तो ऐसा हो कि जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत अपने बैचलर्स के टाइम पे या मास्टर्स के टाइम पे काम कर रखा हो तो उसको ये चीज़ का आइडिया होगा, या फिर उसने किसी ने एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ करके देखी होगी। अगर हम लंबा टॉपिक है ना, अभी पढ़ के खत्म किए हैं, पता नहीं होगा, अभी नहीं पता होगा तो बाद में तो फिर वही चीज़ है ना कि, और एग्जाम में आता है तो इतना प्रेशर और होता है उसके बीच में, तो अगर सही भी चीज़ कर रहे होते हैं तो 2 डाउट आ जाता है कि नहीं यार क्या पता गलत कर देंगे। तो जल्दी पूछ लो, फिजिक्स की क्लास है और किसी को कुछ पूछना बताइए। सर करंट अफेयर्स एक बार कोई भी एक सोर्स रखो, उसको ढंग से करो। जितने ज़्यादा सोर्सेज रखोगे ना उसका यही नुकसान होगा कि रिवाइज नहीं कर पाओगे। बनाओ तो बहुत बेटर है, बनाओ तो बेटर है। कैसे करना, मतलब मान लीजिए एक मंथ की मतलब लास्ट मंथ की मैगजीन पढ़ लिया और कुछ
तो उसका जैसे मल्टीपल रिवीजन, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि कोशिश ये मत करो कि 1 महीने की पूरी है, हर दिन क्या है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ हिसाब से 80 पेज की मैगज़ीन है, तो हर दिन क्या करो 10-10 पेज पढ़ो, 10 पेज आज के पढ़ो, 10 पेज कल की रिवाइज़ करो। फिर जब मैगज़ीन कंप्लीट हो जाए तो कितने 10 दिन ही लगे, तो 15 दिन बाद एक बार फिर से पढ़ लो, 2 दिन में पढ़ लो, 40-40 पेज पढ़ लो। मल्टीपल रिवीजन है मैगज़ीन। तुम खुद सोचो, जब इसने बताया कि लक्ष्मीकांत को जब 10 बार पढ़ी है, तुम्हें कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैगज़ीन एक बार पढ़ के याद हो जाएगी? उसको 4-5 बार तो पढ़नी पड़ेगी कम से कम। तो उसको मल्टीपल रिवीजन करो। और लास्ट में वो चीज़ होता है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, करंट अफेयर के एक टॉपिक का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक वर्ड याद रहना चाहिए। जैसे 2018 के टाइम पे कुछ एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें मुझे ये याद था कि कुछ पीस था और एक जस्टिस वर्ड यूज़ था, कुछ वर्ल्ड पीस इंडेक्स था, कुछ समथिंग ऐसे था, उसमें ऑप्शंस में कहीं जस्टिस आ रहा था, समथिंग ऐसे था, इन वर्ड्स का एक्सचेंज हो सकता है कुछ। तो जो रिपोर्ट याद की थी, तो उसमें मैंने या मेरे आसपास जो तैयारी कर रहे थे उसमें फ्रेंड्स थे, हमने बस इतना सा ध्यान रखा था कि यार इसमें कोई जस्टिस आएगा पीस वाली में, वो है कुछ, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है वो। एग्जामिनर में जाते हम सभी लोग जो भी थे ना, उन सब ने क्या जस्टिस वर्ड ढूंढ रहे थे, कहाँ है पूरा। अगर याद नहीं होगा तो छोटे वो मैं कह रहा हूँ एक माइंड मैप बनाओ, उसमें एक छोटी सी पिक्चर सेट कर दो। अगर तुम्हें माइंड मैप भी अगर याद रहेगा ना एग्जाम में, तुम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दोगे। क्योंकि प्री का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, अपने पास में 4 ऑप्शन है, उनमें से एक आंसर सही है, अपने सामने आंसर सही है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि सही कौन सा आंसर है। समझ में आई बात? और कोई किसी का कोई शंका या डाउट? अभी यंग डायनेमिक हैं दयाशंकर मिश्रा, हिंदू कॉलेज से ना, अच्छा KMC से, हमारे कॉलेज से KMC से हैं, और इनका CAPF में 130 रैंक आया, और अभी BPSC में 2 दिन पहले इनका 62 रैंक आया। इनको मिला है RDO, रीजनल डेवलपमेंट नहीं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिस में, वन ऑफ दी 4 स्टूडेंट जिनका BPSC में हुआ है। दयाशंकर मिश्रा के लिए एक बार फिर से ताली बजाइए। प्री के लिए तो इस बार कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। प्री में मेरा अच्छा स्कोर था, मेरा 114 मार्क्स था प्री में। तो प्री के लिए मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है फोकस स्टेट PCS के लिए वो करना है जो भी, और उसके बाद करंट अफेयर्स है, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं वो करना है, साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं उस पर कमांड होना चाहिए। साइंस व केमिस्ट्री का था मेरा तो उतना पढ़ना नहीं पड़ा, लेकिन अरिहंत का जो आता है पांडे का, मनोहर पांडे का बुक, वो फॉलो कर सकते हो, और घटना चक्र फॉलो कर सकते हो। उसके लिए मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करना मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। करंट अफेयर्स के लिए जो 2-3 सोर्स हैं वो फॉलो कर सकते हो। KBC नैनो आता है, और एडुटेरिया का बुक आता है, SPD पब्लिकेशन आता है, और BPSC प्लेटफॉर्म में एक चैनल था जो मैंने फॉलो किया था, मैं लिख देता हूँ। ये मैंने फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक के लिए, दोनों के लिए इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चंस वगैरह, इसको फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स वगैरह के लिए। और प्रीलिम्स में मैक्सिमम रिवीजन, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा हाई स्कोर आएगा। DI हाँ, वो भी प्रीवियस ईयर से किया था मैंने। मैथ्स का बैकग्राउंड भी रहा था मेरा, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। साइंस वाले को उतना नहीं होता है, बस एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखना कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं होता है, वो DI के फॉर्म में होता है, चार्ट या बार या लाइन ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, वो हर बार एक ही जैसा रिपीट करते रहते हैं। पाई चार्ट, बार चार्ट। स्टैट्स वाला क्या? जी सर, 72 स्टैट्स वाला 70 मार्क्स बैक ईयर से कटते हो या फिर प्रीवियस ईयर से 5 साल के कर लो, वो सेम ही आएंगे बिल्कुल। 5 साल का कर लोगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएगा। और कमी है UPSC के सिलेबस में, थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक्स ऐड है। इनऑर्गेनिक का हमारा कम है BPSC वाले में। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आई थिंक गैस स्टेट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है नहीं उसके सिलेबस में, तो 80% उसका है। एडिशन कुछ भी नहीं है उसका, और कमी है जो UPSC का प्रिपरेशन करोगे। मैंने तो कोई और सोर्स फॉलो नहीं किया, बस सर के नोट्स फॉलो करके पढ़ के रिवीजन करके मैं चला गया था, और उसमें ही से आ गए थे। और तो एक मेरे साथ हो गया था इंसिडेंट की, जो बुकलेट आती है केमिस्ट्री की, उसमें 36 पेजेस होते हैं, तो मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक में इतना लिखने लगा कि ऑर्गेनिक के लिए मेरे पेपर ख़त्म हो गए। तो मेरे 15 से 20 मार्क्स से क्वेश्चन छूट गए थे ऑर्गेनिक के, बिल्कुल नेम रिएक्शन, परकिंस कंडेंसेशन वगैरह छूट गए थे।
तो वो सब गलती मत करना, कोशिश करना कि पेजेस को इक्वली डिवाइड करके लिख लो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में, क्योंकि यूपीएससी की तरह हर क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर नहीं आता है। आपको प्लेन बुकलेट मिल जाती है, उसमें आपको खुद अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके लिखना होता है, तो उसको एडजस्ट करके आप लिखो। सर के नोट्स फॉलो करो ब्लाइंडली। स्टेट पीसीएस के लिए फुल मार्क्स 300 क्वेश्चंस सर के नोट से ही आएंगे स्टेट पीसीएस में। कर सकते हो, देखो कंटेंट वाइज थोड़ा सा कम करना होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था वहाँ मैंने पूरा डायग्राम बना के, और क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था मेरा, इसलिए मैं कोशिश करता था कि उसमें मार्क्स मेरे नहीं कटे इस वजह से। लेकिन अब दोनों को बैलेंस करके चलना, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है और जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, दोनों को बैलेंस करके, और कंटेंट में जितना पूछ रहा है आप उतना लिखना। मैं थोड़ा ज़्यादा फिजिकल में लिखने लगा था, इस वाइज थोड़ा सा पेजेस मेरे कम पड़ गए, इस वजह से क्वेश्चन छूट गए थे मेरे थोड़े से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेंस में देखो जो पेपर 1 है उसमें आर्ट एंड कल्चर में एक क्वेश्चंस बिहार से आता है, हिस्ट्री में ये 3 सेक्शन है उसमें आता है, करंट अफेयर्स में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और आई थिंक जो पेपर 1 में क्वेश्चन उसमें 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हिस्ट्री में तो एक सेक्शन में ऑप्शन आता है ना, 6 में आपको 3 करने होते हैं, उसमें आपको बिहार के मिलेंगे और इंडिया वाले भी मिलेंगे, ज़्यादा बिहार का रोल मिलेगा आपको। आर्ट एंड कल्चर वाले में मिलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट अगर पूछ रहे हैं तो उसमें भी आपको बिहार का रोल मिलेगा, एनसीएम पूछ रहे हैं उसमें भी बिहार का रोल मिलेगा। तो उसके लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो बिहार स्टैटिक के लिए। अरिहंत का बुक आता है नो योर स्टेट बिहार, या क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है वो फॉलो कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ भी RSTV पे है, पटना कलम पेंटिंग वगैरह पे है, वो फॉलो कर सकते हो उसके लिए। एक बार पटना का नेशनल म्यूजियम लिखा हुआ है ना, उसका एक नोट्स बनाओ, उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। न्यू म्यूजियम बनाओ। और कोई क्वेश्चन पूछ, ठीक है, थैंक यू। और कुछ सेशन एंड करें, ठीक। और आप लोग प्री का भी, अब आप लोग भी प्री मेंस का तैयारी करते रहिए, ठीक। और टाइम टू टाइम हम तो हैं ही, ठीक। हम रोज टाइम टू टाइम हम इंटरेक्ट करवाते रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इंटरेक्ट करेंगे रचित कुमार गुप्ता और मनोज चौधरी। फिर वही एक लेकोरिया काफ़ी पेशेंस के साथ तैयारी, और एक यंग डायनेमिक 2 मिनट में तैयारी, ठीक। दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग लिखते चलेंगे और 4-5 बार आपको इंटरेक्ट करना अलग अलग, ठीक। इसका सेशन